हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जीपी क्लासेस। कल हम आपको पीओटी टेस्ट 11 के क्वेश्चंस को सॉल्व करा रहे थे। हमने क्वेश्चन नंबर 25 तक आपको सॉल्व करा दिया था। आज हम उससे आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चंस की ओर। 26 क्वेश्चंस आपके सामने आ रहा है, गौरव। तो क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है। एटीट्यूड, एक्शन एंड अपीयरेंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्लास कम्युनिकेशंस आर कंसिडर्ड एज। इसका मतलब है एटीट्यूड और एक्शन और अपीयरेंस, ये जो तीन चीजें हैं, ये क्लासरूम कम्युनिकेशन के अंतर्गत किस प्रकार का किस में आएंगी ये। ठीक है, ये एक तरह से किस प्रकार के क्लासरूम कम्युनिकेशन के अंदर आएंगी। वर्बल में आएंगी, इंटरपर्सनल में आएंगी, नॉन वर्बल में आएंगी, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे देखो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको पता होना चाहिए। देखो, बेसिकली आपको पता होना चाहिए जो हमारे कम्युनिकेशन होते हैं कितने टाइप के होते हैं, क्या चीज होता है, इंटरपर्सनल किसे कहते हैं, वर्बल क्या होता है आपका, नॉन वर्बल क्या होता है। पूरा एक सिस्टमेटिक तरीका होता है। अभी मैं आपको 2-3 क्वेश्चन के बाद इसको अच्छे से बताने वाला हूँ। तो आपको यहाँ पे क्या बताना है, जो आपका एटीट्यूड आता है। एटीट्यूड मतलब क्या? बेसिकली एटीट्यूड मतलब आपका इमोशनल, जिससे आपका इमोशनल जुड़ा होता है। आप अपने इमोशन अपने गेस्चर, अपने पोस्चर से, अपने क्या करते हो, एक तरह से इंडिकेट करते हो। ठीक है, एटीट्यूड का मतलब आप वो मत समझना। यहाँ पे एटीट्यूड का मतलब क्या है, आपका गेस्चर क्या, आपके पोस्चर क्या, जब आप क्लास में क्लास ले रहे हो, चाहे किसी से बात कर रहे हो, ठीक है, क्लासरूम में क्लासरूम कम्युनिकेशन की बात हो रही है, वहां पे जो आप एक्शन दिखा रहे हो, जो आप पेरेंट्स के थ्रू बच्चों को समझाना चाहते हो, ये किस टाइप के अंदर आते हैं आपका। तो ये क्या आपके वर्बल में आते हैं, इंटरपर्सनल में आते हैं, फिर आपके नॉन वर्बल में आते हैं। तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए किस में आते हैं। तो ये आते हैं किस में आती है, आती है नॉन वर्बल में। किस में आते हैं आपके? ये आते हैं आपके नॉन वर्बल में। इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन नंबर डी, नॉन वर्बल, उसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखो इसमें क्या होता है, वर्बल में क्या होता है। वर्बल में आप वहां पे एक तरह से क्या करते हो, आप अपने शब्दों का यूज करते हो, वहां पे किसी वर्ड का यूज करके वहां पे बच्चों को समझाओगे, चाहे बात करोगे। ये होता है आपका वर्बल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल क्या होता है, जैसे कि इंटरपर्सनल क्या होता है, किसी एक पर्सन से आप इंटरपर्सनल करते हो। जैसे एक टीचर है, एक टेनिज के साथ क्या करे, एक दूसरे से के साथ क्या करे, कम्युनिकेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ वो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, यानी कि इंटरपर्सनल, यानी कि फेस टू फेस दो मेंबर के बीच में हो रहा है आपका। अब अगर यहाँ पे आता है आपका मास कम्युनिकेशन, तो यहाँ पे क्या मतलब होता है कि एक जो टीचर आपके पूरे क्लास के साथ कम्युनिकेशन कर रहा है, पूरे क्लास के साथ वो बातचीत कर रहा हो, ठीक है। पर इंटरपर्सनल, जब मैंने आपको बताया था वो कि जो हम क्वेश्चनिंग करते हैं, तो उसका अलग अलग तरीका होता है। आस्क होता है, फिर कॉल होता है। जो आपका पहला था आस्क था, ठीक है। दूसरा क्या था आपका, उसमें पॉज था, और तीसरा था कॉल। कॉल में मैंने आपको बताया था वहां पे हम ट्रेनिंग्स का नाम लेते हैं। तो जो कॉल वाला था वहां पे क्या आएगा आपका इंटरपर्सनल। और जो आपका मास कम्युनिकेशन होता है, स्टार्टिंग में जो आस्क था वो पूरे क्लास के बच्चों के लिए वहां पे क्या था, क्वेश्चनिंग था वहां पे। तो आपका कहाँ पे आएगा, वो मास कम्युनिकेशन में आएगा। अभी हम अच्छे से बात करेंगे, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू ऑफ इनफॉर्मल लर्निंग एस्पेक्ट। इसका मतलब है निम्नलिखित चार ऑप्शन में से कौन सा इनफॉर्मल लर्निंग के बारे में सही नहीं है। इट इज प्लान्ड लर्निंग दैट अकर विदाउट ए फॉर्मल क्लासरूम और टीचर। इसका मतलब है इट इज प्लान्ड लर्निंग, ठीक है। इसकी एक प्लान लर्निंग होती है दैट अकर विदाउट ए फॉर्मल क्लासरूम, जो बिना क्लासरूम जाए होती है। इट इज अनप्लान लर्निंग दैट अकर विदाउट ए फॉर्मल क्लासरूम, ये अनप्लान लर्निंग होती है जो विदाउट क्लासरूम में जाए होती है। इट इज ए वे ऑफ लर्निंग कॉम्प्लेक्स स्किल इन द वर्क प्लेस। इसका मतलब है ये एक प्रकार का लर्निंग कॉम्प्लेक्स स्किल इन द वर्क प्लेस, वर्क प्लेस पर कॉम्प्लेक्स स्किल को सीखने का एक तरीका है। इट इज ओनली हेल्पफुल फॉर लर्निंग सिंपल स्किल इन द वर्क प्लेस। इसका मतलब है इससे केवल आप वर्क प्लेस पर सिंपल स्किल को ही सीख पाओगे। तो ये देखो, आपको बहुत सिंपल क्वेश्चन। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो इनफॉर्मल एजुकेशन किसे कहते हैं। जनरली हमारे जो एजुकेशन होते हैं ऐसे तो 3 टाइप के होते हैं, पर जो अगर स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग अगर चले हम, तो हमारे लर्निंग ये बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है हमारा फॉर्मल एजुकेशन,
ठीक है, जिसे बोलते हैं फॉर्मल लर्निंग। और दूसरा होता है हमारा इनफॉर्मल लर्निंग। फॉर्मल लर्निंग क्या होता है, जो चीज आप क्लासरूम में करते हो, जो चीज आप क्लासरूम में करते हो, जिसमें सिस्टमेटिक आपका तरीका होता है, एक पर्टिकुलर टाइम होता है, उस पर जाते हो, एक पर्टिकुलर कुछ नियम कानून होते हैं वहां पे, जिसके थ्रू आप सीखते हो, ये क्या होता है आपका, ये होता है आपका फॉर्मल लर्निंग होता है। इनफॉर्मल लर्निंग क्या होता है, जहां पे आपका उतना रूल रेगुलेशन आपका नहीं होता है, ठीक है, आप विदाउट क्लासरूम के सीखते हो, आप बिना गाइडेंस के सीखते हो, आप बिना वहां पे किसी के रूल रेगुलेशन के थ्रू सीखते हो, वहां पे एक तरह से फ्रीडम आप सीख सकते हो। इनफॉर्मल क्या होता है, आप एक तरह फ्रीडम सीख सकते हो, अपने फैमिली सीख सकते हो, ठीक है, आप अपने दोस्तों से सीख सकते हो, यानी कि उसके लिए कोई रूल रेगुलेशन आपका नहीं होता है, कोई टाइम इंटरवल नहीं होता किसी टाइम आपको करना ही करना है। तो क्वेश्चन आपका बिल्कुल सिंपल है। क्वेश्चन आपसे ये नहीं पूछ रहा कि इनफॉर्मल लर्निंग इसमें से क्या चीज है, आपसे ये पूछ रहा है जो 4 ऑप्शन है इसमें से आपको इसमें ये बताना है क्या चीज जो इनफॉर्मल लर्निंग के अंतर्गत नहीं आएगा आपका। तो पहले देख लेते हैं आपका पहला क्या है आपका इनफॉर्मल लर्निंग में आपका, अब इनफॉर्मल लर्निंग में आपका नहीं आएगा एक की सेवा, यानी किसके बारे में बात कर रहा हो, वो आपसे बात कर रहा फॉर्मल लर्निंग के बारे में। सिंपल सी बात, वो आपसे किसके बारे में बात कर रहा, तो आपसे बात कर रहा फॉर्मल लर्निंग। इसमें से कौन सा होगा, बाकी जो 3 ऑप्शन है आपके कौन से होंगे, वो आपके इनफॉर्मल लर्निंग होंगे। चलो देख लेते हैं पहला ऑप्शन क्या कह रहा हमारा। तो पहला यहाँ पे देख विदाउट, यहाँ पे क्या आएगा विदाउट ए फॉर्मल क्लासरूम, यानी कि ऐसा चीज जो आपके विदाउट फॉर्मल क्लासरूम में। तो भाई सीधी सी बात है, जब विदाउट ए फॉर्मल क्लासरूम आपका आ गया, चाहे टीचर आ गया, इसका मतलब क्या, ये कौन सी लर्निंग होगी, सीधी सी बात है आपका इनफॉर्मल लर्निंग हो गया। ये प्लान लर्निंग हो चाहे अनप्लान लर्निंग हो, इसके बारे में हम देखेंगे नहीं बाद में। यहाँ पे सबसे पहले एक चीज को पकड़ लेते हैं, यहाँ पे क्या रहा विदाउट ए फॉर्मल क्लासरूम या टीचर, यानी कि बिना आपके टीचर के, बिना फॉर्मल क्लासरूम के हो रहा है। तो भाई सिंपल सी बात है किसमें आएगा आपका इनफॉर्मल लर्निंग में आएगा, तो यह तो आपका हो नहीं सकता। यहाँ पे भी आपका सेम कंडीशन है विदाउट ए फॉर्मल क्लासरूम। यहाँ पे अलग बात है प्लान्ड है अनप्लान्ड है, इसको हम देखेंगे, ठीक है, ये चीज हमारा नहीं होगा क्योंकि सिंपल सी इसने बोल दिया यहाँ पे विदाउट ए क्लासरूम। अब यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन नंबर डी को। तो ऑप्शन डी क्या कह रहा है आपका कि वर्क प्लेस में आप कैसा लर्निंग सीखते हो, बस यूजफुल किसके लिए होता है, ओनली यूजफुल सिंपल लर्निंग। भाई नहीं, देखो सिंपल लर्निंग हम कहाँ पे सीख सकते हैं, तो हम कहाँ पे सीख सकते हैं इनफॉर्मल लर्निंग। जैसे घर पे हमको सीखना होता है तो दोस्तों सीख लिया, हमने घर पे सीख लिया, पर हमें कुछ कॉम्प्लेक्स लर्निंग सीखना है, जैसे अभी हम सीआईटीएस कर रहे हैं, अभी हम क्या कर रहे हैं ट्रेनिंग कर रहे हैं ना, तो ट्रेनिंग तो हम घर पे कर नहीं पाएंगे सिस्टमेटिक तरीके से। इसके लिए हमने क्या किया, हमने एक स्टोर ज्वाइन किया, जैसे हमने एनएसटीआई से हम क्या कर रहे हैं ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो हमारा क्या एक तरह से कॉम्प्लेक्स स्किल है, ये स्किल तो हम घर पे सीख नहीं पाएंगे क्योंकि डिफिकल्ट हर कोई सिखा नहीं पाएगा हमें, इसलिए हमने इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, वहां पे फुल रूल रेगुलेशन हम फॉलो करते हैं, सिस्टमैटिक तरीके से सीखते हैं, वहाँ टीचर भी होता है हमें गाइड करता है। यानी क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि वर्कशॉप पे चाहे कंपनी में चाहे स्कूल वगैरह में कैसा करते हैं हम कॉम्प्लेक्स स्किल सीखते हैं। इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन नंबर से, हम यहाँ पे क्या करते हैं वर्क प्लेस पे कॉम्प्लेक्स लर्निंग सीखते हैं। सिंपल लर्निंग हम घर पे सीख सकते हैं, ये हमारा किस में आएगा, ये हमारे इनफॉर्मल लर्निंग में आ जाएगा। ये विदाउट फॉर्मल कह रहा है, सीधी सी बात आपका इनफॉर्मल में आ गया, और ये भी आपका इनफॉर्मल में आ गया। तो यहाँ पे किस में आ जाएगा, यहाँ पे फॉर्मल में आपका चाहे यूनिफॉर्मल में आपका आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, फॉर्मल वर्टिकल अपवर्ड कम्युनिकेशन मीन्स। इसका मतलब है फॉर्मल वर्टिकल अपवर्ड कम्युनिकेशन का उदाहरण क्या होगा, निम्नलिखित 4 ऑप्शन में से। मीटिंग ऑफ सेम लेवल पीपल, मीटिंग करना सेम लेवल के लोगों के साथ। बॉस टू सबऑर्डिनेट, बॉस का अपने अधीनस्थों के साथ मीटिंग करना। सबऑर्डिनेट का अपने बॉस के साथ मीटिंग करना, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो देखो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए जो हमारी कम्युनिकेशन होते हैं बेसिकली हमें कितने टाइप के होते हैं। तो हमारे अगर देखा जाए तो हमारे कम्युनिकेशन कितने टाइप के होते हैं, तो बेसिकली 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, 1 वे एंड 2 वे कम्युनिकेशन। दूसरा कौन सा होता है आपका वर्बल एंड नॉन वर्बल। तीसरा कौन सा आपका होता है, तो तीसरा होता है हमारा इंटरपर्सनल और मास कम्युनिकेशन। और चौथा होता है हमारा इनफॉर्मल एंड फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहा है, बेसिकली ये बात कर रहा है आपसे फॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में। और जो हमारे फॉर्मल कम्युनिकेशन होते हैं भाई, ये हमारे कितने टाइप के होते हैं, ये भी हमारे 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है हमारा वर्टिकल और दूसरा होता है हमारा हॉरिजेंटल। तो यहाँ पे वर्टिकल के बारे में बात कर रहा है। और जो हमारा वर्टिकल होता है ये भी भाई हमारे 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है हमारा अपवर्ड और दूसरा होता है हमारा डाउनवर्ड। तो यहाँ पे आपके 4-5 क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए। तो आपसे ये पूछ रहा फॉर्मल एजुकेशन से पहले आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है क्या। अब देखो फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है कि जिससे आप एक तरह से इंस्टीट्यूट में बात कर रहे हो, अपने टीचर से बात कर रहे हो, चाहे अपने कंपनी में काम कर रहे हो, तो अपने नीचे जो लोग हैं आप उनसे बात कर रहे हो, ठीक है। तो ये हमारा कैसा कम्युनिकेशन होता है, ये हमारा फॉर्मल
जो कम्युनिकेशन होता है, तो उसमें भी आपके दो टाइप के मैंने आपको बता दिया, अपवर्ड और डाउनवर्ड। या यहाँ पे देखो आपको नाम से पता चल रहा है, क्या नाम से पता चल रहा है आपको? अपवर्ड। क्या है? अपवर्ड, यानी कि आप एक लेवल पे, आपसे जो हाई लेवल वाले हैं वो आपके अपवर्ड में आएंगे, आप जिस पोजीशन पे आपके जो नीचे वाले आएंगे उसमें आएंगे वो डाउनवर्ड में। तो यहाँ पे आपको सिंपल से बिल्कुल क्लियर हो गया। इसका सिंपल सब क्या हो जाएगा, इसका जिसने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सबऑर्डिनेट क्या हो जाएगा इसका, सब ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा इसका, सब ऑर्डिनेट टू बॉस। यानी क्या मतलब इसका, आपसे लेके, आप जिस पोजीशन पे, आपसे लेके जो बड़े वाले पोस्ट पे अपवर्ड, यानी कि आपसे जो हाई ऑर्डर का जो एक तरह से पोस्ट है उनके बीच में जब कम्युनिकेशन करोगे तो क्या हो जाएगा इसका आ जाएगा आपका सब ऑर्डिनेट टू बॉस। अगर इसका डाउनवर्ड होता तो उसका क्या होता, चलो अगले स्लाइड में हम देख लेते हैं, यहाँ पे आपको चीजें और क्लियर हो जाएगी। साथ ही साथ दो तीन बातें मैं आपको और बता दूंगा। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन मैंने आपको बेसिकली बता दिया, दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, हॉरिजॉन्टल और आपका वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, आप अपने सेम लेवल से बात करते हो। सपोज करो किसी, आप जेई की पोस्ट पे लग गए कंपनी में, ठीक है, आप जेई की पोस्ट में कंपनी में काम कर रहे हो, तो आपके जेई की पोस्ट पे जितने भी मेंबर आएंगे आपके, उनके से जो बात करोगे, मीटिंग इज सेम लेवल, आपके सेम लेवल में आ जाएंगे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे वर्टिकल कम्युनिकेशन में क्या होता है। तो ये हमारे दो टाइप के हो गए, एक हो गया हमारा अपवर्ड, दूसरा हो गया डाउनवर्ड। तो आपको नाम से पता चल रहा है अपवर्ड। तो आप अगर जेई के पोस्ट पे हो तो आपके बॉस कौन से होंगे, आपके ए होंगे, असिस्टेंट इंजीनियर होंगे, तो उनसे जो आप कम्युनिकेशन जो चीज करोगे वो आपका अपवर्ड में आएगा, जिसे बोलते हैं सबऑर्डिनेट टू बॉस, यानी कि आपसे एक ऊपर से बॉस से बात करोगे। सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपका हो गया। अब डाउनवर्ड, आप जेई पे हो तो नीचे क्या आएंगे, नीचे आपके क्या आएंगे, वहां पे टेक्नीशियन वाले आएंगे वहां पे, तो आप टेक्नीशियन वाले नीचे वाले से बात कर रहे हो, बॉस टू सब ऑर्डिनेट, ठीक है। तो ये किस में आ जाएगा, डाउनवर्ड में हो जाएगा। और मैंने आपको अभी बताया हमारा जो हमारे कम्युनिकेशन होती है बेसिकली चार टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, वन वे एंड टू वे कम्युनिकेशन, और दूसरा कौन सा होता है, वर्बल एंड नॉन वर्बल, तीसरा होता है इंटरपर्सनल और मास कम्युनिकेशन, और चौथा होता है हमारा इनफॉर्मल और फॉर्मल कम्युनिकेशन। तो थोड़ा बहुत मैं इनके बारे में आपको बता देता हूँ, जिससे क्या होगा आपको थोड़ी सी और क्लैरिटी समझ में आ जाएगी। क्या पता है इससे भी क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो देखो वन वे और टू वे कम्युनिकेशन है। अगर मैं इस क्लास को अगर यूट्यूब पे अगर मैं ऐसे बना के यूट्यूब पे अगर डाल देता, आप मुझसे वहां से कम्युनिकेशन नहीं कर जाते, यानी कि फेस टू फेस आप मेरे से बात वहां पे नहीं कर पाते, तो कैसा कम्युनिकेशन होता, वन वे कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे आपका वन वे कम्युनिकेशन हो गया, आप मेरे से लाइव आप बात नहीं कर पा रहे हो, यानी कि बस मैं बोल रहा हूँ, आप वहां पे बात नहीं कर पा रहे हो, तो हमारा वन वे कम्युनिकेशन हो गया। टू वे क्या है कि मैं आपसे बात करूं, आप भी मेरे से बात करें। जैसे क्लासरूम में क्या होता है, एक टीचर एक ट्रेनी के साथ आमने सामने बैठ के बात करते हैं, चाहे यूट्यूब पे हो रहा तो पढ़ा रहे, आप मुझे फीडबैक दे रहे हो, मैं साथ ही साथ आपको जवाब दे रहा हूँ, तो क्या चाहे जूम पे क्लास हो गया, तो क्या एक तरह से लाइव बातें हो रही है हमारे बीच में, तो हमारा कैसा हो गया, ये हो गया हमारा टू वे कम्युनिकेशन। अब हम बात कर ले तो दूसरे नंबर पे जो हमारा है वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ये क्या होता है। अब देखो क्लासरूम में अगर देखा जाए तो दोनों का आप कंप्लीमेंट यूज करते हो। वर्बल में जो आपका नॉन वर्बल होता है एक तरह से सप्लीमेंट का काम करता है। किसका काम करता है, वर्बल में जो हमारा नॉन वर्बल ये सप्लीमेंट का काम करता है। जब हम लेक्चर लेते हैं तो उसमें नॉन वर्बल हमारा सप्लीमेंट का काम करता है। और कैसे काम करता है चलो देख लेते हैं। तो वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, जिसमें आप अपने वर्ड का यूज करके बच्चों को समझाते हो। अब देखो नॉन वर्बल क्या होता है, जिसमें आप गेस्चर, पोस्चर, आप अपने एटीट्यूड, अपने अपेरेंस के थ्रू आप उनको समझाने की कोशिश करते हो। तो अगर आपके वर्ड जो आप पढ़ा रहे हैं वर्बल में, जो आपके गेस्चर पोस्चर अगर दोनों मैच करेंगे तो आपका जो कम्युनिकेशन होगा या फिर जो पढ़ाने का तरीका बिल्कुल सिस्टमेटिक और बेस्ट होगा, ठीक है। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ यहाँ पे जो नॉन वर्बल है एक तरह से सप्लीमेंट का काम करता है आपके लर्निंग और आपके टीचिंग में। जिससे आप जो वर्बल जो मेथड यूज कर रहे हो, अगर उसके साथ आप नॉन वर्बल यूज कर लो गेस्चर पोस्चर लगा के, तो आपका कम्युनिकेशन बिल्कुल बेस्ट माना जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं तीसरा क्या होता है। तो तीसरा आपका इंटरपर्सनल और मास कम्युनिकेशन। इन दोनों में कुछ खास अंतर नहीं होता है, चलो देख लेते हैं क्या होता है। क्लासरूम में क्या है कि एक मैडम है और क्लास में बहुत से ट्रेनिज है। तो अगर एक मैडम एक ट्रेनिज को खड़ा करके उससे बात कर रही है, इंटरपर्सनल अगर उनसे बात कर रही है, सेम टू सेम से बात कर रही है, तो किसमें आ जाएगा, तो आ जाएगा आपका इंटरपर्सनल में। पर वहीं पे अगर मैडम पूरे क्लास के साथ एक बार बात करी, कम्युनिकेशन कर रही है, तो हमारे किसमें आएगा, मास कम्युनिकेशन में आएगा, मास कम्युनिकेशन में आएगा। एक बात आपको नोटिस करना है कि जो हमारा मास कम्युनिकेशन है ये हमारा वन वे भी हो सकता है और टू वे कम्युनिकेशन भी हो सकता है आपका। पर जो हमारा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है ये ऑलवेज हमारा टू वे कम्युनिकेशन होगा, क्योंकि इसमें दोनों पर्सन का एक तरह से बात होना जरूरी है, ठीक है। पर मास कम्युनिकेशन आपका वन वे भी हो सकता है। पता चला कि आप पूरे ग्रुप के साथ बात तो कर रहे हो,
पर सामने से कोई बोल नहीं रहा, ठीक है, तो वन वे हो गया। अब बात करें सामने वाले भी आपको जवाब दे रहा है तो आपका टू वे हो गया, यानी मास कम्युनिकेशन हमारा वन वे भी हो सकता है, टू वे भी हो सकता है। अब लास्ट वाला देख लेते हैं। लास्ट क्या है, फॉर्मल और इनफॉर्मल और फॉर्मल कम्युनिकेशन। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हमारा कौन सा हो गया, तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हमारा कौन सा हो गया। तो इनफॉर्मल में क्या करते हो आप, जो अपने दोस्तों से बात करते हो, अपने फैमिली से जो बात करते हो, हमारा इनफॉर्मल में आ गया हमारा, ठीक है। अब फॉर्मल में क्या है, आप कंपनी वगैरह में यूज में बात कर रहे हो तो आपका जो जूनियर है, जो आपके सीनियर है, उनसे जो आप बात करते हो, जो उनके बीच में आपका कम्युनिकेशन होता है, तो इस टाइप के जो होते हैं आपके फॉर्मल कम्युनिकेशन में आते हैं। तो शायद यहाँ तक आपको चीजें क्लियर है। एक एक चीज मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। माइक्रो टीचिंग कंसिस्ट ऑफ फेजेस। माइक्रो टीचिंग के कौन कौन से फेज होते हैं, कितने फेज होते हैं, ठीक है। आपके पास चार ऑप्शन है, 2 फेज होते हैं, 3 फेज होते हैं, 4 फेज होते हैं या फिर 6 फेज होते हैं। पहले आप बताइए कि कितने फेज होते हैं और कोशिश कीजिए कि कमेंट सेक्शन में आप लिख पाए कि वो फेजेस कौन कौन सी होती हैं। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन अगर देखा जाए तो बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन आपका माइक्रो टीचिंग के लिए, फेसेस के बारे में, ठीक है। तो मैंने आपका कल स्किल के 3 फेज बताए थे ना, तो मैंने क्या कहा था आपसे, मैंने आपसे ये कहा था कि आपके फेसेस तो यही रहते हैं आपके, जो बेसिकली जो स्किल में जो होते हैं फेसेस बेसिकली आपके वही होते हैं, पर उनके नाम हम मॉडिफाई करके अलग जगह अलग यूज करते हैं। जैसे साइकोमोटर को हमने क्या बोल दिया था, डूइंग बोल दिया था, या फिर हमने मैनुअल क्या कहते हैं फिजिकल बोल दिया था हमने, ठीक है। यानी कि आपके नाम तो ही रहते हैं पर मॉडिफाई कर करके अलग स्टेप में हम उसको अलग नाम दे देते हैं। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कमेंट सेक्शन में जवाब ज्यादा बच्चों को सी आ रहा है, और जवाब देने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इनके बारे में बता देता हूँ। देखो, तो अगर बेसिकली अगर मैं बताऊं आपको फेज के बारे में, तो 3 टाइप के होते हैं, वहां भी हमारे 3 टाइप के थे। स्किल के फेज जो थे हमारे 3 टाइप के थे, कौन कौन से थे, तो हमारा पहला था कॉग्निटिव, दूसरा कौन सा हमारा था, दूसरा था हमारा क्या चीज था, पता है किसी को, तो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। तीसरा था हमारा ऑटोनोमस, और दूसरा हमारा क्या था, दूसरा भी ध्यान से अभी ध्यान से नहीं आ रहा मुझे अभी, ठीक है। तो यहाँ देख लेते हैं हमारे 3 फेज कौन कौन से होते हैं। तो पहला होता है हमारा नॉलेज, जिससे हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, पहला आपका नॉलेज एक्विजिशन फेज, और दूसरा क्या आपका स्किल एक्विजिशन फेज, और तीसरा होता है हमारा ट्रांसफर एक्विजिशन फेज, या ट्रांसफर फेज भी बोलते हैं। अब आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। एक डायग्राम आपको और दिखाता हूँ, आपको चीजें और बेस्ट क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे एक डायग्राम आपको और दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे देखो आपको वही 3 फेस होते हैं। कौन सा होता है, पहला होता है हमारा नॉलेज एक्विजिशन, दूसरा होता है हमारा स्किल एक्विजिशन, और तीसरा होता है हमारा ट्रांसफरिंग फेस। अब आपको पता होना चाहिए तीनों फेस क्या होता है इसमें, ठीक है। तो पहला फेस हमारा नॉलेज एक्विजिशन आ गया। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आपको बेसिक चीज बताया जाती है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, हम इसको कॉग्निटिव फेस भी बोल सकते हैं। यहाँ पे आपको एक तरह से नॉलेज दिया जाता है कि क्या चीज करना है, क्या चीज नहीं करना। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताया जाता है, आपको क्या करना है, क्या चीज नहीं किया जाता है। आप यहाँ पे ऑब्जर्व और डेमोन्स्ट्रेशन स्किल का भी कर सकते हो। आपको यहाँ पे बेसिक नॉलेज दिया जाता है इस वाले फेज में। हम इसको क्या बोल देते हैं, हम इसको बोलते हैं प्री एक्टिव फेज। जो आपको एक्टिव करने से पहले जो चीज आपको किया जाता है उसको हम बोलते हैं प्री एक्टिव फेज। अब दूसरा देख लेते हैं, दूसरा क्या चीज आपका, अभी आप ध्यान से समझो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, ठीक है। दूसरा क्या हमारा, तो दूसरा होता है हमारा स्किल एक्विजिशन फेज। इसमें क्या होता है, आपने जो चीज यहाँ पे सीखा था, आपने जो चीज टीचर ने आपको यहाँ पे बताया था, आप चाहोगे ना कि उसको एक तरह से प्रिपेयर करो उसको माइक्रो क्लास के लिए, जैसे मैंने आपको बताया था उसमें, ठीक है। माइक्रो टीचिंग वाले पर आपको पढ़ाया था, 3 फेज के बारे में मैंने बताया था आपको वहां पे, ठीक है। तो दूसरे वाले में क्या करते हो आप यहाँ पे, तो दूसरे वाले में क्या करते हो, तो दूसरे वाले में आप यहाँ पे उसको प्रैक्टिस करते हो। क्या करते हो, प्रैक्टिस करते हो, उस चीजों को बार बार सीखते हो, वीडियो बनाते हो, देखते हो चीज क्या गलती कर रहे हो, क्या चीज नहीं करते हो, तो हम इसको बोलते हैं इंटरएक्टिव फेस बोलते हैं। तीसरा क्या आपका ट्रांसफर फेस, ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो चीज आपने यहाँ पे सीख लिया, ठीक है, आपने यहाँ पे उसको प्रैक्टिस कर लिया, अब उसको यहाँ पे डिलीवर करोगे ना, उसको ट्रांसफर करोगे, क्लास में जाओगे ना उसको प्रेजेंट करने के लिए, आपने यहाँ पे इसको पढ़ लिया, यहाँ पे उसको प्रैक्टिस कर लिया, और प्रैक्टिस कर लिया जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो इसका यूज कहाँ पे करोगे, जब इसका टेस्ट होगा फाइनल वहां पे यूज करोगे ना इसका। मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, नॉलेज एक्विजिशन फेस में पढ़ा रहा हूँ,
यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं आपका टेस्ट लेता हूँ, क्या करता हूँ, आपका टेस्ट लेता हूँ, आपसे प्रैक्टिस कराता हूँ मैं, यहाँ पे हर वीकली में टेस्ट कराता हूँ। जो फाइनल आपका पेपर होगा तब कहाँ चले जाओगे, तो आप चले जाओगे ट्रांसफर फेस में, यानी कि जो चीज आपने सीखा है, प्रैक्टिस किया है, उसका एक तरह से उसको ट्रांसफर करोगे ना, उसको एक तरह से उसको रिप्रेजेंट करोगे, उसको प्रेजेंट करोगे, तो ये हमारा ट्रांसफर फेस होता है। तो हमारे बेसिकली कितने फेस हो गए, तो हमारे 3 फेस हो गए, चाहे हमारा माइक्रो टीचिंग हो, चाहे हमारा नॉर्मल स्किल हो, बेसिकली हमारे 3 फेस यही होते हैं, बस इसका नाम थोड़ा सा मॉडिफाई करके आपके सामने अलग अलग आ जाते हैं, पर इनका मतलब आपका वही होता है। तो शायद आपको यहाँ पे चीजें क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ OHP? OHP क्या होता है? ओवरहेड प्रोजेक्टर। तो आपको ये बताना है कि OHP की सबसे बड़ी जो एडवांटेज है किसके कंपैरिजन में LCD मतलब लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो आपको सबसे बड़ी डिसएडवांटेज बतानी है, तो वो क्या होगी? कॉस्ट सेविंग होगी, एनर्जी सेविंग होगी, वर्सेटिलिटी मतलब अलग अलग काम को करने में सक्षम है, या फिर टाइम सेविंग होगी। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ओएसपी हमारा कौन से इंस्ट्रक्शन मैटेरियल में आता है। तो ओवरहेड प्रोजेक्टर हमारे मीडियम इंस्ट्रक्शन प्रोजेक्टर में आता है। इसमें बस हमारा ऑडियो ऑडियो होता है, विजुअल नहीं होता। जिसमें हमारा ऑडियो सॉरी इसमें आपका बस विजुअल विजुअल होता है, आपका ऑडियो नहीं होता। जिसमें आपका ऑडियो और विजुअल दोनों आता है, हम इसको बोलते हैं स्मार्ट इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, या फिर बोलते हैं हाई इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी। और जो हमारा एलसीडी प्रोजेक्टर होता है, हम इसको स्मार्ट प्रोजेक्टर बोलते हैं, या फिर मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ज्यादा एडवांटेज हमारा किसमें होते हैं? एलसीडी में। क्यों? आज के टाइम पे हम इसमें ऑडियो भी यूज कर लेते हैं, वीडियो भी आता है इसमें, हम इसको वीडियो चला कर प्ले करके देख सकते हैं, हम कोई प्रोजेक्शन दिखा सकते हैं, फोटो दिखा सकते हैं, पावर पॉइंट दिखा सकते हैं, बहुत सारे एडवांटेज होते हैं भाई हमारे एलसीडी में। तो इसके लिए तुम इसलिए तो हम इसको ज्यादा यूज करते हैं। पर एचपी में भाई इसका तो बहुत कम एडवांटेज होता है, पर इसका एक ही एडवांटेज होता है, और क्या होता है? थोड़ा सा सस्ता होता है, इसलिए हम इसको पहले यूज कर लेते थे, पर अभी थोड़ा बहुत हल्का फुल्का यूज कर लेते हैं। इसके अलावा इसका कोई फायदा नहीं है। एनर्जी भी इसमें ज्यादा लगता है आपका, ठीक है। वर्जेलिटी भी ज्यादा होता है। वर्जेलिटी मतलब क्या होता है? वर्जेलिटी मतलब क्या होता है? किसी चीज को आप एक से ज्यादा उसका यूज कर सको, यानी कि उसकी मल्टी फंक्शन हो, उसके अंदर एक से ज्यादा फंक्शन हो। ठीक से ज्यादा फंक्शन हमारे किसमें होते हैं? एलसीडी प्रोजेक्टर में। इसमें ऑडियो वीडियो के थ्रू आप इसमें वीडियो दिखा सकते हो, पावर पॉइंट दिखा सकते हो, बहुत से मेथड होते हैं इसमें, ठीक है। और टाइम सेविंग, भाई टाइम सेविंग तो होता नहीं इसमें, ठीक है। टाइम सेविंग आपका एलसीडी प्रोजेक्टर में ज्यादा होता है। बस आपका ओएसपी किस लिए ज्यादा यूज कर लेते थे पहले? थोड़ा सा सस्ता होता था, बाकी इसके पीछे और कोई लॉजिक नहीं है। इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन है उसका बिल्कुल सही है। यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा वर्जिलिटी के बारे में बता देता हूँ, होता है क्या है चीज है। तो मैंने आपको अच्छे से बताया था कि एक ऐसी एबिलिटी जो जिसके अंदर डिफरेंट फंक्शन हो, यानी कि एक्टिविटी करने के उसके अंदर एक से ज्यादा क्या डिफरेंट फंक्शन और किस चीज को करने के लिए। तो हमारे एक इसमें होता है, ये हमारे एलसीडी प्रोजेक्टर में होता है, ये हमारा ओएसपी प्रोजेक्टर में नहीं होता है। तो शायद आपको यहाँ पे चीजें क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। यूज प्रॉपर टीचिंग एड एट द राइट टाइम इन द राइट मैनर फॉर अपीलिंग। राइट समय पर, राइट तरीके से, क्योंकि आप अपील करना चाहते हो किस चीज को? फ्यू सेंसेस को, मल्टीपल सेंसेस को, बेटर टीचिंग एंड लर्निंग को, या फिर सिंगल सेंसेस को। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन को आप पता नहीं किस मतलब से क्या सोच रहे हो, क्या चीज नहीं होता है, क्या चीज होता है आपको। तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। देखो पहले हम कौन सा इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी अगर देखा जाए तो हमारे बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, लो, मीडियम और हाई। हाई वाले हम क्यों प्रीफर करते हैं आज के टाइम पे? चाहे आज के टाइम में जाओगे जो इंग्लिश मीडियम के स्कूल होते हैं, वहां पे आपका प्रोजेक्टर लगा होता है, आपका वहां पे मल्टीमीडिया लगा होता है, आपका वहां पे टीवी होता है। यानी क्या मतलब है ये लगाने की? क्या मतलब, पहले तो हम ब्लैक बोर्ड पे पढ़ लेते थे, पर आजकल हमें इतना फंक्शन लगाने की क्या जरूरत है जिससे हमारे एक से ज्यादा सेंस ऑर्गन एक टाइम पे काम करे। हमारे जो सेंसेस ऑर्गन है एक से ज्यादा अगर काम करेंगे हमारे टीचिंग और लर्निंग में, तो हमारा बिल्कुल परफेक्ट होगा, बिल्कुल सही होगा। राइट टाइम इन द राइट मैनर का यूज करेंगे हम, ठीक है। यानी जब आपके एक से ज्यादा मल्टीपल सेंस अगर इन्वॉल्व हो जाएंगे किसी काम के लिए, तो आप चीजों को बेटर सीखोगे। मैंने आपको इसके बारे में परसेंटेज भी बताया था। तो ठीक है, इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन नंबर बी मल्टीपल सेंसेस, उसका बिल्कुल सही जवाब हो जाए। कुछ बच्चे ऑप्शन सी बेटर टीचिंग और लर्निंग, तो तब होगा ना जब आपके मल्टीपल सेंसेस एक साथ इन्वॉल्व हो गए, तब हमारा बेटर टीचिंग और लर्निंग होगा, ठीक है। लर्निंग हमारा बेस्ट होगा। सबसे पहले आपको मस्ट भी क्या आएगा? मल्टीपल सेंसेस। अगर ये ऑप्शन है तब आप जा सकते हो ऑप्शन बी के साथ, क्योंकि ये होने के बाद ही आपका टीचिंग और लर्निंग आपका बेस्ट होगा, ठीक है। आपके मल्टीपल सेंस अगर सही से काम ही नहीं कर रहे, आप ठीक से मोटिवेट ही नहीं हो पा रहे हो आप वहां पे, तो आप कैसे टीचिंग और लर्निंग बेस्ट कर सकते हो? आप वहां पे सही टाइम पे सही चीज आप सेंसेस आपका यूज नहीं कर रहे हो।
आपके गेस्चर पोस्चर आपके वर्ड से मैच ही नहीं कर रहे, तो आप वहां पे प्रॉपर कैसे पढ़ा सकते हो? आप नहीं पढ़ा पाओगे। चलो देख लेते हैं क्या रीजन है। तो हमारे बेसिकली अगर देखा जाए तो हमारे सेंस ऑर्गन होते हैं 5 टाइप के। कौन कौन से होते हैं? हमारे पहला हो गया हमारे टच, जिसे बोलते हैं, पहला होता है टच, जिसे बोलते हैं हम स्क्रीन हो गया, ठीक है। दूसरा क्या होता है? हमारा हेयरिंग, यानी कि चीजों को कान, जो आपका सुनने का काम होता है, एडिटरी। और तीसरा होता है हमारा साइट, यानी कि क्या तरीके से जो आपको देखने के काम होता है। चौथा हमारा टेस्ट, ठीक है, टेस्ट यानी जो आपका टोंग या फिर जीभ से करते हो। पांचवा स्मेल यानी कि नॉज। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको यहाँ पे प्रेम सर ने कल बताया था इनके बारे में कि जो हमारे सेंसेस ऑर्गन एक से ज्यादा अगर एक्टिवेट हो जाते हैं तो हमारी टीचिंग लर्निंग बिल्कुल बेस्ट हो जाती है। और थोड़ा सा पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पेपर में पूछा जाता है। तो जो हमारे आईज होते हैं ये कौन सा सेंसेशन होता है? ये हमारे विजुअल सेंसेशन होते हैं। जो हमारा कान होता है, ईयर होते हैं, हमारे ऑडिटरी सेंसेशन होते हैं। और जो हमारे नोज होते हैं, इसके हम स्मेलिंग के द्वारा हम चीजों को सेंस करते हैं। और ये कौन सा होता है सेंसेशन? हम इसे बोलते हैं ओलाफैक्टिक सेंसेशन, ठीक है। और जो चौथा हमारा जो टोंग होता है, ये हम क्या करते हैं, कैसे सेंस करते हैं? तो हम टेस्ट की तरह इसको सेंस करते हैं। और कौन सा सेंसेशन काम होता है? ये तो गैस्ट्रेटिक सेंसेशन इसके वर्क होता है। पांचवा क्या है? स्किन। स्किन को कैसे सेंस करते हैं? टच के द्वारा। और इसको क्या, कौन सा सेंसेशन इसमें काम करता है आपका? तो टचुअल। और लास्ट आपका स्पेशल कौन सा होता है? आपका मसल में जब आपका मूवमेंट होगा, प्रेस होगा, पुल होगा, तो हम इसके लिए स्पेशल कौन सा सेंसेशन है? तो काइनेस्थेटिक सेंसेशन आपका। मैंने आपको अभी बताया, क्या चीज बताया मैंने आपको, कि जब हमारे मल्टीपल सेंस जब काम करते हैं ना तो हम चीजों को बेटर सीखते हैं, ठीक है। चीजों को हम बेटर सीखते हैं। और होता है क्या, यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे आपको चीजें और क्लियर हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे स्लाइड ये मान नहीं रहा, एक मिनट रुको, मैं इसका कुछ जुगाड़ करता हूँ, ठीक है। तो चलो इसको मैंने रोक लिया, अब देख लेते हैं। देखो मैंने आपको अभी बताया, यहाँ पे ये भाग रहा है, ये मान नहीं रहा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ हमारे जो हमारे मल्टीपल सेंसेस हमारे कैसे काम करते हैं हमारे। तो मैंने आपको अभी बताया, देखो जो हमारे आंख होता है, इससे हम 75 भी हमारे नॉलेज के बारे में बात कर रहे हो। इसका अगर स्किल और डेमोन्स्ट्रेशन आता है ना, उसका थोड़ा सा आपका अलग देखने को मिलता है परसेंटेज, ठीक है। वहां पे आपका 65%, 60% होता है, 60 या 63% होता है। आइज का कितना होता है? 75। जो हमारे कान होते हैं, हेयरिंग द्वारा हम 13% सीखते हैं, टच के द्वारा 6%, और स्मेल और टेस्ट के द्वारा हम, जीभ के द्वारा हम 3-3% सीखते हैं। तो जब हमारे मल्टीपल सेंस एक से ज्यादा काम करेंगे, जैसे कि आपके आंख और कान दोनों एक तरह से अगर काम करते हैं, एक साथ काम करते हैं, तो 88% चीजों को सीख जाते हो। फिर अगर आप कान का यूज करो, अपने आंख का यूज करो, तो कहने की परसेंटेज ये कम रहता है। इसलिए हम कहते हैं टीचिंग और लर्निंग बेस्ट करने के लिए हमारे सेंस ऑर्गन एक से ज्यादा वहां पे एक्टिवेट होने चाहिए। ये मेन रीजन है। तो शायद आपको यहाँ पे चीजें क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द पर्पस ऑफ क्वेश्चनिंग इज टू अराउज इन द सब्जेक्ट। प्रश्न पूछने का उद्देश्य विषय में उत्तेजित करता है। नॉलेज को, अटेंशन को, इंटरेस्ट को, या फिर बिहेवियर को। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, कल मैंने आपको बताया था, जब भी आपके सामने आ जाए ना एक चीज, क्या अराउज आ जाए आपके सामने, किस चीज को एक तरह से उत्तेजित है, बढ़ावा दे रहा है आपको, तो हमेशा समझ लेना क्या चीज आएगा वो। तो मैंने आपको कल बताया था। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ बच्चों को लगभग लगभग जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। और किसके साथ जा रहा है? आपके इंटरेस्ट के साथ। जब आपके सामने आ जाए एक चीज, आपके सब्जेक्ट हो चाहे कुछ भी, जब आपके सामने एक चीज है अराउज आ जाए, तो आपको समझ आना किसके बारे में बात कर रहा है? इंटरेस्ट के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन नंबर सी, इंटरेस्ट, उसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका, ठीक है। और इसके अलावा मैं थोड़ा सा आपको और बता देता हूँ यहाँ पे, जब आपके सामने आ जाए प्रमोट, तो आप समझ लेना किसके बारे में बात कर रहा हो? डिस्कशन के बारे में बात कर रहा हो, ठीक है। और जब आपके सामने क्या चीज है? इनअटेंटिव, यानी वो अटेंशन के बारे में वो बात कर रहा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Which is not a non-verbal signal प्रेम सर एक in the communication। तो क्वेश्चन नंबर 33 थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत आ रही है, तो दोबारा एक बार रिवाइज कर देते हैं, दोबारा एक बार बोल देते हैं। Which is not a non-verbal signal in the communication process। इसका मतलब है कि संचार प्रक्रिया में एक गैर मौखिक संकेत कौन सा नहीं है? जेस्चर एंड पोस्चर्स, बॉडी मूवमेंट, नन ऑफ दीज, या फिर आई कॉन्टैक्ट। देखो मुझे लग नहीं रहा कि आप क्वेश्चन की गलती करो, क्योंकि मैंने आपको अच्छे से बताया था वहां पे कि नॉन वर्बल जो सिग्नल होते हैं आपके कौन कौन से, मैंने आपको अच्छे से बताया था कम्युनिकेशन के प्रोसेस में, ठीक है। क्लासरूम में जब करते हो तो जो हमारा नॉन वर्बल ये जो सिग्नल होते हैं, ये हमारे वर्बल सिग्नल की तरह सप्लीमेंट के काम करते हैं। उनके लिए किसकी तरह काम करते हैं? तो उनके लिए सप्लीमेंट का काम करते हैं, क्योंकि आपके जो वर्ड है आपके गेस्चर और पोस्चर से अगर नहीं मिलेंगे तो आपका कम्युनिकेशन बेस्ट नहीं माना जाएगा। पता चला आप बोल कुछ और रहे हो
और फेस इंप्रेशन आप कुछ अलग दिखा रहे हो तो सही नहीं माना जाता है ना, बिल्कुल परफेक्ट नहीं माना जाता। जब आपका फेस इंप्रेशन और जो वर्ड आप यूज कर रहे हो दोनों से अगर मैच हो रहा है तो बिल्कुल परफेक्ट कम्युनिकेशन कहा जाता है वहां पे। तो गेस्चर पोस्चर हमारे बिल्कुल आते हैं नॉन वर्बल में। साथ ही साथ बॉडी मूवमेंट, तो बॉडी मूवमेंट भी हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आता है। और साथ ही साथ आई कांटेक्ट, तो आई कांटेक्ट भी हमारे किस में आता है, ये भी हमारा नॉन वर्बल में आता है। साथ ही साथ जो एक्शन होते हैं ये भी हमारे नॉन वर्बल में आते हैं। इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा नन ऑफ दिस। इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन नंबर सी यानी कि नन ऑफ दिस, उसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, बाकी जो तीन है आपके गेस्चर एंड पोस्चर, बॉडी मूवमेंट और आई कांटेक्ट, ये सब आपके नॉन वर्बल के ये सिग्नल क्या होते हैं, आपके सिग्नल होते हैं नॉन वर्बल के। तो अगर यहाँ पे अगर नहीं आता, देखो आपको हमेशा कंफ्यूजन रहती हो, जब आपके सामने आ जाए नॉट ना तो आप हमेशा नॉन ऑफ दीज के साथ जाना। अगर यहाँ पे नॉट ना लिखा तो फिर आप किसके साथ जाते हैं, ऑल ऑफ दीज। आपके नॉन वर्बल सिग्नल में आपके तीनों आते हैं ये, ठीक है। आई कांटेक्ट भी आता है आपका, बॉडी मूवमेंट और ये। पर आपसे ये पूछा इसमें क्या चीज नहीं आता, भाई ऐसा कुछ नहीं है, इसमें तीनों आते हैं, ऐसा कोई नहीं जो इसमें ना आता हो। नॉन ऑफ दीज इसका हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ वर्बल नॉन वर्बल में। तो हमारे अगर मैं बात करूं आपसे यहाँ पे, देखो अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पे नॉन वर्बल मीडिया के बारे में आपको, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो मैंने आपको क्या बताया था, कम्युनिकेशन का मीडिया अगर बेसिकली देखा जाए तो चार टाइप के हो गए। कौन कौन से हो गए, पहला हमारा ऑडियो हो गया, दूसरा हमारा विजुअल हो गया, और तीसरा हमारा कौन सा हो गया, तीसरा हमारा हो गया ऑडियो विजुअल, ठीक है। साथ ही साथ ऑडियो विजुअल भी हमारा ये हो गया। और चौथा हमारा होता है नॉन वर्बल, जिसको हम बोल सकते हैं एक्शन भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम, इसको एक्शन भी बोलते हैं। ऑडियो में आपको पता ही है जिसमें आप वर्बल कम्युनिकेशन यूज करते हो, ठीक है। वर्बल कम्युनिकेशन हो सकता है आपका, साथ ही साथ आपका कैसा हो सकता है वर्बल कम्युनिकेशन जिसमें आप बोलते हो, ठीक है, और आपके उसमें वर्ड का यूज करते हो, जो आप एक तरह से बोल रहे हो ना, जिस ऑडियो का यूज कर रहे हो, यानी कि आप स्पोकन लैंग्वेज का यूज कर रहे हो, यानी वर्बल कम्युनिकेशन स्पोकन लैंग्वेज, आप अपने लैंग्वेज का अपने वर्ड के माध्यम से वहां पे चीजों क्या कर रहे हो, तो कम्युनिकेशन कर रहे हो। तो आपका वर्बल कम्युनिकेशन हो गया, साउंड का यूज कर रहे हो, आप सिग्नल दे रहे हो, ये सब हमारे किसके हैं, ये हमारे ऑडियो में आता है। अगर विजुअल में बात करें तो जो आपका रिटर्न प्रिंटिंग पिक्चर होते हैं, ग्राफिक होता है, सिंबल होता है। मैंने आपको बताया था कि विजुअल हमारे दो टाइप के होते हैं, प्रोजेक्टेड और नॉन प्रोजेक्टेड। प्रोजेक्टेड में हमारे कौन कौन से आते हैं आपको पता ही है, जितने भी हमारे क्या कहते हैं प्रोजेक्टर वगैरह हो गया इसमें आते हैं। नॉन प्रोजेक्टेड में हमारा बोर्ड वगैरह हो गया, प्रिंटिंग मटेरियल वगैरह आ गया। तो आपको तो यहाँ तक कंफ्यूज होने की बात ही नहीं है। तीसरा क्या आपका ऑडियो विजुअल, इसमें आपका ऑडियो भी हो और आपका विजुअल भी हो, तो आपको अच्छे से पता है। देखो मोशन पिक्चर हमेशा याद रखना, जो हमारे मोशन पिक्चर होते हैं हमारे ऑडियो विजुअल में आते हैं, ठीक है। तो पेपर आपसे पूछ लेता है कि मोशन पिक्चर हमारे किस में आते हैं, तो हमारा ऑडियो विजुअल में आता है, हमारे विजुअल में नहीं आता। सबसे मेन इंपॉर्टेंट कौन सा आपका लास्ट, आपका एक्शन। एक्शन बोल सकते हैं या फिर इसको बोलते हैं नॉन वर्बल, जो आपके वर्बल कम्युनिकेशन के साथ एक सप्लीमेंट का काम करता है। इसमें आपका साइन हो गया, आपका सिग्नल हो गया, ठीक है, और आपके विजुअल टेलीविजन वगैरह हो गया। यानी कि एक तरह से क्या बोल सकते हैं इसमें कि आग, इसमें आप क्या कर सकते, नॉन वर्बल आप क्या, जिसमें आप गेस्चर पोस्चर, ठीक है, तो इस टाइप के जिसमें आता है आपको नॉन वर्बल में आ जाते हैं। किसमें आते हैं आपके नॉन वर्बल में आ जाते हैं आपके, ठीक है। तो शायद आपको यहाँ पे चीजें क्लियर है। जब भी आपके सामने आए नॉन वर्बल तो ज्यादातर उसमें आप याद रखना एक्शन के थ्रू से करते हो, ठीक है। एक्शन वगैरह गेस्चर दिखा दिए, अपने पोस्टर दिखा दिए, और भी तरीके होते हैं, सब आपके किस में आते हैं, आपके नॉन वर्बल में आते हैं। शायद आपके यहाँ पे चीजें क्लियर है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इन विच स्टेज डेवलपिंग क्वेश्चंस आर यूज, इसका मतलब है पढ़ाते वक्त कौन सी स्टेज पर आप डेवलपिंग क्वेश्चंस का यूज करते हो। प्रेजेंटेशन एंड प्रिपरेशन, एप्लीकेशन, प्रिपरेशन या फिर प्रेजेंटेशन। ये भी आपका बहुत सिंपल क्वेश्चन, आपको कई बार बता चुका है, तो मुझे लग नहीं रहा कि आप गलती करोगे। डेवलपिंग क्वेश्चन आप कहाँ पे करते हो, तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ बच्चों को लगभग जवाब बिल्कुल सी आ रहे, कहाँ पे करते हैं, तो हम इसको करते हैं प्रेजेंटेशन में। इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, सॉरी, इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन नंबर डी प्रेजेंटेशन, सी क्या आपका प्रिपरेशन है, डी जिसने भी जवाब दिया इसका प्रेजेंटेशन, उसका बिल्कुल सही है। देखो जब डेवलपिंग क्वेश्चन आप कहाँ पे करते हो, जब वहां पे प्रेजेंटेशन देते हो। प्रिपरेशन में कौन सा करते हैं, प्रिपरेशन में आपको अच्छे से बताया था अगर याद हो किसी को, तो हम वहां पे कौन सा करते हैं, तो हम वहां पे प्रीलिमिनरी क्वेश्चन करते हैं ना, वहां पे चीजों को पूछने के लिए कि आपके पहले आपने क्या पढ़ा है उसको नए चीज से लिंक करने के लिए, आपके बारे में जानने के लिए हम वहां पे करते हैं। थोड़ा सा आपको प्रेजेंटेशन के बारे में यहाँ बता देता हूँ क्या की चीज याद है। देखो आप जब प्रेजेंटेशन देते हो तो आपको एक नया नॉलेज यहाँ पे दिया जाता है, आप कुछ यहाँ पे नया सिखाते हो, ठीक है, आप कुछ नया सिखाते हो।
तो उसको अचीव करने के लिए आप एक तरह से प्रिपरेशन करते हो, साथ साथ क्या करते हो, उसको मेंटेन सीक्वेंस में चीजों को लिंक करके चलते हो। जब हम प्रेजेंटेशन देते हैं ना, तो हम जो जो चीज बता रहे हैं उसको कुछ चीज से क्या करते हैं, उसको लिंक करते हुए चलते हैं। तभी तो हम एक तरह से, जब लेसन प्लान देखा होगा आपने, तो जो हमारा चौथा पांचवा स्टेप होता है उसमें लिंक होता है, मोटिवेशन होता है ना वहां पे, तो उन चीजों को इसलिए लिंक करते हैं कि आपके माइंड पे एक लंबे टाइम तक याद रहे। क्यों? क्योंकि आप कुछ नया पढ़ाने जा रहे हो, बिल्कुल सीक्वेंस में भी होना चाहिए, अब चीजों को वहां पे लिंक करते हुए चलो। तो शायद आपको यहाँ पे चीजें क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच टाइप ऑफ स्किल कैटेगरी द थिंकिंग इज। इसका मतलब है जो थिंकिंग है वो किस तरह की स्किल कैटेगरी के अंदर। चार ऑप्शन है, मेंटल स्किल होगी, ये फिजिकल स्किल होगी, कॉग्निटिव स्किल होगी, या फिर बोथ मेंटल एंड कॉग्निटिव दोनों प्रकार की स्किल होगी। तो यहाँ पे देखो, आपको बहुत सिंपल क्वेश्चन आपको बताया था, वहां पे फिजिकली आया था। इससे पहले क्वेश्चन दिया था मैंने आपके स्किल कैटेगरी में, जब आपके फिजिकली आएगा तो आपको क्या था, कॉग्निटिव था, आपका साइकोमोटर था, आपका मैनुअल था, डूइंग था, सब थे आपके। पर यहाँ पे आपके थिंकिंग के बारे में बात करें, थिंकिंग बिलोंग आपके किससे, थिंकिंग जो आपका सोच जो है किससे बिलोंग करता है, तो किस लिए आपके नॉलेज में आता है, किसमें आता है, आपके मेंटल स्किल में आ जाएगा, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है, कॉग्निटिव स्किल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मेंटल स्किल आ रहा है आपका और कॉग्निटिव स्किल आ रहा है, यानी कि क्या नाम है इसका, इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन नंबर बी बोथ, यानी कि पहला और डे। ठीक है, इसका जिसने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर डी, उसका बिल्कुल सही आ जाएगा। थिंकिंग यानी जो आपके नॉलेज से, जो आपके दिमाग से रिलेटेड, जो आपके माइंड से रिलेटेड, माइंड में क्या आ जाएगा, आपका नॉलेज आ जाएगा। मेंटल स्किल भी कहते हैं इसको, हम इसको कॉग्निटिव स्किल भी बोलते हैं। तो यहाँ जिसने जवाब दिया ऑप्शन बी, यानी जिसमें आपका ए भी है और डी भी है, उसका क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित चार ऑप्शन में से विच इज नॉट ए टीचिंग मटेरियल, कौन सा टीचिंग मटेरियल नहीं है। डेमोन्स्ट्रेशन प्लान, असाइनमेंट सीट, नोट्स, या फिर लेसन प्लान। तो यहाँ पे देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मुझे लग नहीं रहा कि आप गलती करोगे। आपको अच्छे से बताया था टीचिंग मटेरियल के बारे में, अभी यहाँ पे जवाब दो, फिर मैं आपको अच्छे से दोबारा बताता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो क्या चीज है जो आपका टीचिंग मटेरियल, देखो डेमोन्स्ट्रेशन प्लान हमारे कौन सा मटेरियल होता है, हमारा टीचिंग मटेरियल होता है। असाइनमेंट सीट, इसके बारे में बात करेंगे। लेसन प्लान भी हमारा टीचिंग मटेरियल होता है। पर नोट्स, ये आपका लेसन नोट्स है, आपका नॉर्मल नोट्स नहीं आपका। ठीक है, एक किताब आपको नोट्स लिख के मिलेगा, कहीं आपको लेसन नोट्स मिलेगा। तो नोट्स, आपके लेसन नोट्स भी हमारा टीचिंग मटेरियल होता है। असाइनमेंट सीट हमारा लर्निंग मटेरियल होता है। कैसा होता है, लर्निंग मटेरियल होता है। तो इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन बी, उसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका। ठीक है, असाइनमेंट सेट जो होता है हमारा क्या होता है, ये लर्निंग मटेरियल होता है, टीचिंग मटेरियल हमारा नहीं होता है। आपको थोड़ा सा इसके बारे में आइडिया दे देता हूँ, आपको और चीजें क्लियर हो जाएगी। देखो यहाँ पे क्या है, हर ब्रांच के ट्रेनिज है, स्टूडेंट है, पर जिसने जो किताब बना के, जो बुक्स बनी है, किसी पर्टिकुलर आपको चाहे मुझे किसी को ध्यान में रखकर नहीं बनाया कि आपको कैसे सिस्टमेटिक तरीके से सीखना है, आपके अंदर खासियत क्या, आपके अंदर टैलेंट क्या, आपको कैसे सीखना है प्रॉपर वे में। तो ये किताबें क्या है, एक तरह से ओवरऑल बच्चों के लिए बने, कुछ स्पेशली बच्चों के लिए नहीं बने। कुछ बच्चे स्पेशल है उनके लिए अलग किताबें, कुछ बच्चे वीक है उनके अलग किताबें। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए हमारे इंस्ट्रक्टर ने क्या बनाया, WIM बनाया, रिटर्न इंस्ट्रक्शन मटेरियल, जो आपके रिटर्न के फॉर्म में, ऐसा इंस्ट्रक्शन मटेरियल जो आपके रिटर्न के फॉर्म में हो। तो यहाँ तो आपको क्लियर हो गया कि जो हमारा इंस्ट्रक्शन मटेरियल ये कैसे आपका रिटर्न के फॉर्म में है। और ये कितने टाइप के होते हैं, तो दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? तो पहला होता है हमारा टीचिंग मटेरियल और एक होता है हमारा लर्निंग मटेरियल। टीचिंग मटेरियल ऐसा होता है, ये दोनों तो कौन बनाता है, आपका दोनों आपका इंस्ट्रक्टर बनाता है। ये अपने पर्सनल यूज के लिए बनाता है और ये आपके ट्रेनर्स के यूज के लिए बनाता है। यहाँ पे देख लेते हैं क्या चीज है आपका। तो जो आपका टीचिंग मटेरियल हो या फिर आपका लर्निंग मटेरियल कौन प्रिपेयर करता है, तो आपका इंस्ट्रक्टर करता है। कौन करता है, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे देखो, आपके इंस्ट्रक्टर चाहे टीचिंग मटेरियल हो चाहे आपके लर्निंग मटेरियल, दोनों ये प्रिपेयर करते हैं। पर यहाँ पे देखो आप, वो अपने टीचिंग और लर्निंग को बेस्ट करने के लिए, बिल्कुल एक प्रोसेस में करने के लिए उन्होंने क्या डिजाइन किया, अपने खुद के लिए, देम के लिए, अपने खुद के लिए उन्होंने क्या बनाया, लर्निंग मटेरियल बनाया कि अपने टीचिंग को, अपने लर्निंग प्रोसेस को बिल्कुल बेस्ट बना सके अपने खुद के लिए। तो उन्होंने फिर लर्निंग मटेरियल बना दिया, सॉरी टीचिंग मटेरियल बना दिया उन्होंने। ये क्या आपका टीचिंग मटेरियल है, आपकी टीचिंग मटेरियल के लिए, और ये नीचे वाला आपके लर्निंग मटेरियल है। उन्होंने लर्निंग टीचिंग मटेरियल आपके खुद के लिए बनाया, उन्होंने अपने टीचिंग को और लर्निंग को बेस्ट करने के लिए उन्होंने क्या बनाया, टीचिंग मटेरियल बना दिया। अब देखो उन्होंने अपने यहाँ पे बेस्ट कर लिया, उन्होंने चाहेंगे ना कि हमारे ट्रेनर्स जो है वो भी अपना बेस्ट सीखे, तो ट्रेनर्स के लिए उन्होंने क्या बनाया, लर्निंग मटेरियल बना दिया। और किसके लिए बनाया, ट्रेनर्स के लिए, जिससे वो अपने लर्निंग प्रोसेस को बिल्कुल बेस्ट बना सके, चीजों को अच्छे से सीख सके। तो लर्निंग प्रोसेस को बेस्ट बनाने के लिए इंस्ट्रक्टर हमारा क्या बनाया, लर्निंग मटेरियल, और अपने लिए क्या उन्होंने टीचिंग मटेरियल बनाया। अब देख लेते हैं टीचिंग मटेरियल और लर्निंग मटेरियल हमारे कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे देखो आप, लेसन प्लान, डेमोन्स्ट्रेशन प्लान,
इंस्ट्रक्शनल प्लान, शेड्यूल ऑफ ट्रेनिंग, एनालिसिस ऑफ सिलेबस, इंस्ट्रक्शनल गाइड और नोट्स भी आपका आता है, ठीक है। और भी बहुत सी चीजें, ये मेन पॉइंट मैंने कंसिडर किया है। इसके साथ अगर लर्निंग मटेरियल में कौन कौन सा आता है आपका, इंफॉर्मेशन सीट, जॉब सीट, और क्या आपका हो गया, ऑपरेशन सीट, इंफॉर्मेशन सीट, प्री जॉब चेक सीट, फाइनल जॉब चेक सीट, असाइनमेंट सीट, वर्किंग सीट, एक्सपेरिमेंट सीट और आपका डेली वर्क सीट। ये हमारे लर्निंग मटेरियल होते हैं। हमेशा आप याद रखना, लेसन प्लान के साथ आप इंफॉर्मेशन सीट यूज करते हो और डेमो प्लान के साथ आप ऑपरेशन सीट यूज करते हो, ठीक है। और ऑपरेशन सीट आपका क्या प्रेजेंट करता है, तो ये आपका जॉब सीट क्या प्रेजेंट करता है, तो आपके जॉब को एक तरह से रिप्रेजेंट करता है। तो आपको यहाँ पे चीजें क्लियर होगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। Which one of the following is an input output device? इसका मतलब है निम्नलिखित 4 ऑप्शन में से कौन सी इनपुट और आउटपुट डिवाइस होगी? पेन ड्राइव, माउस, लाइट पेन या फिर प्रिंटर? तो आपका बहुत सिंपल क्वेश्चन है जिसमें आपका इनपुट और आउटपुट दोनों हो। तो मुझे लग नहीं रहा किसका आप गलती करोगे। तो मैं देख रहा हूँ बच्चों को लगभग जवाब बिल्कुल सही है। किसके साथ जा रहे हैं? तो ज्यादातर बच्चे ऑप्शन ए के साथ जा रहे हैं, पेन ड्राइव के साथ, ठीक है। तो इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन ए पेन ड्राइव, उसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन ए पेन ड्राइव, उसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ, आपको चीजें और क्लियर हो जाएगी। ये देखो, इनपुट में हमारे कौन कौन से आते हैं? कीबोर्ड, ऑप्टिकल पेन, स्कैनर, बारकोड स्कैनर, जॉयस्टिक, ये हमारे इनपुट डिवाइस हो गया। आउटपुट क्या होता है? हमारा हेडफोन हो गया, हेडसेट हो गया, लेजर प्रिंटर हो गया, प्लॉटर हो गया, हमारा स्कैनर हो गया, ठीक है। और हमारे क्या हो गया? स्पीकर हो गया, स्क्रीन हो गया, हमारे आउटपुट डिवाइस है। पर कुछ ऐसे डिवाइस होते हैं जो हमारे इनपुट और आउटपुट दोनों होते हैं। तो डिजिटल कैमरा, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, टच स्क्रीन जो आप यूज कर रहे हो फोन का, मॉडम भी पूछता है आपका मॉडम कैसा है, तो मॉडम भी आपका इनपुट आउटपुट डिवाइस है। फैक्स जो आपका फोन होता है ना, फैक्स टेलीफोन, ये हमारा इनपुट आउटपुट डिवाइस है। सीडी आपका, डिजिटल कैमरा है, पेन ड्राइव है, टच स्क्रीन है, वेब कैमरा, सब हमारा इनपुट और आउटपुट डिवाइस होता है। तो आप दिमाग में गार्ड ये करके क्या कहते हैं, लॉक कर लो परमानेंटली। पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। While preparing WIM written instruction material, instructor should not consider, इंस्ट्रक्टर को क्या कंसीडर नहीं करना चाहिए? फिजिबिलिटी एंड इकोनॉमिक फैक्टर, ऑर्गेनाइजिंग एंड सिक्वेंसिंग ऑफ टॉपिक्स एंड प्रेजेंटेशन, मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड स्टैंडर्ड ऑफ ट्रेनीज, या फिर ऑन नन ऑफ दीज? आपका बहुत सिंपल क्वेश्चन। कुछ बच्चों को दिमाग से थोड़ा सा बाउंस हो रहा होगा, भाई क्रिकेट खेल लो तो बाउंस तो एक आधा बॉल तो मिलेगा, पर आप बाउंस को थोड़ा सा सवाग वाला कट लगाओगे, पिक्चर 6 जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखो क्या कर रहा है कि जो आपका इंस्ट्रक्टर, अभी मैंने आपको बताया WIM कौन बनाता है, तो आपका इंस्ट्रक्टर बनाता है। आपको टाइप भी बता दिया, तो मुझे लग नहीं रहा गलती करोगे। तो क्या चीज कंसिडर करके चीजों को प्रिपेयर करता है, तो मैंने आपको अच्छे से बताया था। देखो, आपके और एक तरह से इकोनॉमिक फैक्टर को भी देख के और आपकी व्यवहार्यता को भी देख के तैयार करता है। ऑप्शन ए भी बिल्कुल सही चीज है। वो इंस्ट्रक्शन मटेरियल तैयार करने के लिए इस चीज पे वो फोकस करता है, प्रिपेयर करता है। दूसरा क्या, आपका आप जो पढ़ा रहे हो उसको ऑर्गेनाइज को पढ़ा रहे हो, उसको सीक्वेंस टॉपिक होना चाहिए, ठीक है। और अपने प्रेजेंटेशन को बिल्कुल टाइम पे दे सके, होती है भी बिल्कुल प्लानिंग करता है वो WIM तैयार करने के लिए। ऑप्शन सी इसमें बाद में देखेंगे। डी देखते हैं क्या करता है आपका। डी क्या आपका मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड स्टैंडर्ड ऑफ ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के स्टैंडर्ड को देखता है। साथ ही साथ जो इंस्ट्रक्शन के जो मेथड है उसको कंसिडर करके ही वो WIM बनाता है। मैंने बताया था ना, सारे रिक्वायरमेंट हमारी किताबें हमारी पूरी नहीं कर पाती है, तो इसलिए इंस्ट्रक्टर सब कुछ कि ट्रेनिंग के क्या स्टैंडर्ड है, जो हमारे इंस्ट्रक्शन होते हैं उसके क्या मेथड होता है, टॉपिक का सीक्वेंस क्या है, हम अपने प्रेजेंटेशन को टाइम के अंदर कैसे कंसिडर करते हैं, सबको ध्यान में रखकर WIM बनाता है। पर आप सोच रहे हो यार इसका तो ऑल ऑफ दिस होना चाहिए, पर क्वेश्चन तो देखो भाई, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। तो क्वेश्चन आपका ये कह रहा है WIM तैयार करने की प्रोसीजर को किस पर विचार नहीं करना चाहिए, किस चीज को कंसिडर नहीं करना चाहिए। नॉट शब्द के बारे में बात कर रहा, मैंने आपको आंख बंद करके बताया, जब नॉट शब्द है तो नॉन ऑफ दी जाएगा, जब नॉट शब्द नहीं रहेगा तो आपका ऑल ऑफ दी जाएगा। यानी क्या कह रहा है, WIM तैयार करना किसको कंसिडर नहीं करेगा भाई, तो सब पे कंसिडर करता है वो, ठीक है। इस पे भी करेगा, इस पे भी करेगा, इस पे भी करेगा। ऐसा एक भी चीज नहीं जिसको कंसिडर ना करता हो, तो इसका क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस हो जाएगा। अगर यहाँ पे ये नॉट शब्द नहीं होता तो फिर होता आपका ऑल ऑफ दिस, सब पे कंसिडर करेगा। पर ऐसा एक भी पॉइंट नहीं है जिसको कंसिडर ना करता और सब पे कंसिडर करता है। पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस चीज को कंसिडर नहीं करेगा, तो भाई एक भी ऑप्शन तो है नहीं इसमें जो कंसिडर ना करता और सब पे सब करता है वो। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा नन ऑफ दिस, ठीक है। जो आपका कंफ्यूजन है मैंने क्लियर कर दिया। जब भी नॉट है इसका मतलब नन ऑफ दिस है। अगर नॉट शब्द नहीं होता तो यहाँ पे क्या आता आपका ऑल ऑफ दिस जाता। तो
तो शायद आपको यहाँ पे चीजें क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। लेटर, ईमेल, टेलीफोन आर एग्जाम्पल ऑफ। इसका मतलब है जो लेटर है, ईमेल है या फिर टेलीफोन है, ये कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर, कम्युनिकेशन जो मीडियम होता है, कम्युनिकेशन जो माध्यम होता है, इसमें ये किसका काम कर रहा है? मैसेज का, एनकोडिंग का, फीडबैक का या फिर चैनल का? तो देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन, जो हमारे लेटर होते हैं, ईमेल होता है, टेलीफोन होता है, किसके एग्जांपल लेते हैं? मैं देख रहा हूँ बच्चों को लगभग बच्चों को जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। किसके साथ जा रहे हैं? तो ज्यादातर बच्चे चैनल के साथ जा रहे हैं। किसके साथ जा रहे हैं? चैनल के साथ जा रहे हैं। अब देख लेते हैं क्या वास्तव चैनल होगा इसका। यहाँ पे देखो एक सेंडर होता है, वो अपने मैसेज के इंपोर्ट करके क्या करता है, एक मीडिया के माध्यम से भेजता है। कैसा जो मैसेज है आपका किसके माध्यम से भेजता है? वो एक चैनल या फिर मीडिया के माध्यम से भेजता है। तो हमें लेटर क्या है, हम अपने मैसेज को लेटर के थ्रू भेजते हैं, तो लेटर हमारे यहाँ से वहां जाता है। तो मीडिया ये क्या है? लेटर हमारा चैनल है। ईमेल क्या है? ईमेल पे हम इलेक्ट्रॉनिक्स मेल, चीजों को हमने मेल किया, मैसेज को हमने भेजने का एक तरीका तो है, मीडिया तो है, चैनल ही तो है जिसके थ्रू भेज रहे हैं। टेलीफोन क्या है? टेलीफोन के बीच में हम एक तरह से मैसेज भेजते हैं, ईमेल, टेलीफोन। तो हम क्या कहते हैं, मैसेज को भेजने का एक रास्ता है ना, वो जरिया है ना, एक मीडियम है ना, एक चैनल है ना वो। इसका जिसने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर डी चैनल, उसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मैसेज नहीं होता, मैसेज आप टाइप करके इसके माध्यम से आप भेजते हो। लेटर को लेटर नहीं कहते, लेटर आया किसी का, वो चैनल होता है जिसके थ्रू वो आता है। तो शायद आपको चीजें क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिक्योर इंटरनेट वेब एड्रेस? निम्नलिखित चार ऑप्शन में से कौन सा सिक्योर वेब एड्रेस नहीं होगा? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से बताइए सही आंसर क्या होगा। तो देखो ये क्वेश्चन आपके 2017 के पेपर में आ चुका है और मैंने वहीं से लेके दिया है। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ बच्चों को लगभग जवाब सही आ रहा है। ज्यादातर बच्चे किसके साथ जा रहे हैं? ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन बी, उसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये भी आपका सिक्योर है, ये भी सिक्योर है, ये भी आपका सिक्योर है, पर ये आपका सिक्योर नहीं है। जब भी आपको किसी चीज को लॉग इन करना है ना, तो जब ये साइड आए तो उसको आपको लॉग इन नहीं करना है, क्योंकि आपकी साइड आपकी हैक हो सकती है। ठीक है, आपको मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ। देखो जब आपके सामने बस ये आ जाए HTTP लिख के आ जाए, तो आपको इस पर लॉगिन, कुछ साइट को आप लॉगिन नहीं करना है, आपकी साइट आपकी हैक हो सकती है। तो जब भी इसके सामने आपका एस लिख के आ जाए तो मानो आप सिक्योर हो, आप इस पर लॉगिन कर सकते हो। जो हमारा HTTP होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ये कैसे मिलकर बना है आपका? HTTP यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के साथ जब हमने जोड़ा सिक्योर सॉकेट लेयर्स को, जो हमने जोड़ा तब हमें मिला क्या? HTTPS मिला हमको। तो शायद आपको चीजें क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। The instructor tells what to do and so how to do along with the reason why to do. In short, the instructor imparts the। चार ऑप्शन आपके सामने है, वो निम्नलिखित चार ऑप्शन में से किस चीज को आपको प्रदान कर रहा है? जल्दी से बताइए सही आंसर क्या होगा। तो देखो मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेशन प्लान बताया था ना, तो मैंने बताया था क्या उसमें 4 स्टेप। पहले आपको टेल करेगा, फिर आपको क्या करेगा? शो करेगा, फिर आपको करने देगा, फिर आपको चीजों को करेक्ट करोगे, फिर आपको गाइड करेगा, फिर लास्ट में क्या इसको आपको इवोल्यूट करेगा। तो आपको वही चीजें देखो, इंस्ट्रक्टर ने क्या किया? आपको टेल किया, आपको बताया कि आपको क्या करना है, व्हाट टू डू, आपको क्या करना है। उसने आपको बताया कि आपको क्या करना है, फिर आपको चीजों को उसने शो कर दिया, आपको दिखाया, और फिर क्या आपको कैसे करना है, हाउ टू डू। सबसे पहले उसने टेल किया कि आपको कैसे करना, क्या करना है आपको, फिर आपने उसको चीजों को उसने शो कर दिया कि आप कैसे करोगे, वो भी बताया था मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेशन प्लान में। ठीक है, इसके बाद क्या था? तो ये चीज आपका किससे संबंधित होता है, इसका रीजन क्या है, क्या आपको करने दे रहा हो, तो आप में इसे करने के लिए कौन सा मेथड यूज करते हो? तो हम करते हैं वहां पे 6W+1H मेथड यूज करते हैं। कौन से करते हैं? 6W+1H यूज करते हैं। इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन नंबर सी, उसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर आप स्टैंडर्ड ट्रेनिंग देना चाहते हैं तो हम वहां पे यूज करते हैं 6W+2H, जहाँ पे स्टैंडर्ड आपकी ट्रेनिंग आती है। जो आपकी जो ऐसी ट्रेनिंग होती है आपका 6W+1H। और 5W+1H यूज कहाँ पे करते हैं? तो हम कम्युनिकेशन में करते हैं, सिलेबस एनालिसिस में करते हैं। ठीक है, हम वहां पे 5W+1H यूज करते हैं। आपको चीजें क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। What is the objective of Stand Up India Mission? 2016 में ये एक मुहिम स्टार्ट की थी हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने, जिसका नाम था स्टैंड अप इंडिया मिशन। इस स्टैंड अप इंडिया मिशन का उद्देश्य क्या है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से बताइए सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे देख रहा हूँ ज्यादातर बच्चों का जवाब बिल्कुल सही है। किसके साथ बच्चे जा रहे हैं?
तो ज्यादातर बच्चे ऑप्शन सी की जा रहे हैं। किसकी हेल्प करता है वो? एसटी और एससी की हेल्प करता है। साथ ही साथ क्या करता है वो? जो भी ओमेन्स है उनको मोनिटराइज करता है, उनको मोनिटराइज करता है एक तरह से, ठीक है। इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन नंबर सी, उनका बिल्कुल सी जो हो जाएगा। इसके साथ साथ उसका मेन टारगेट क्या है कि उनको क्या करते हैं, उसको एंटरप्राइज को एक तरह से बढ़ाना है, एंटरप्रीनरशिप को बढ़ाना है। और साथ साथ इसके लिए 10 लाख से प्लस करके लोन देता है। कितना देता है? चलो प्रेम सर के साथ ही सुनते हैं, प्रेम सर अभी बताएंगे आपको यहाँ पे, ठीक है। तो जैसा कि अभी सर ने बताया कि ये जो एक प्रकार का मिशन है, ये एससी और एसटी, एससी क्या होता है? शेड्यूल्ड कास्ट, और एसटी मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब्स कम्युनिटीज। तो यहाँ पर ये जो मिशन स्टार्ट किया गया, ये कब स्टार्ट किया गया? 5 अप्रैल 2016 को स्टार्ट किया गया। यानी कि जब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर पहली अपनी टर्म में आए, तो उसके 2 साल बाद ये स्टार्ट किया गया 2016 में। डेट क्या थी? 5 अप्रैल थी। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था टू सपोर्ट एंटरप्रेन्योरशिप among वुमेन्स एंड एससी एंड एसटी कम्युनिटीज। इसका मतलब है जो एससी और एसटी हैं, उसमें तो मेल और फीमेल सभी को ही इसके अंदर सपोर्ट मिलेगा, लेकिन जो जनरल कास्ट है उसकी वुमेन्स जो है वो स्टैंड अप इंडिया मिशन के अंदर हिस्सा ले सकती हैं। यहाँ पर अगर हम देखें कि लोन कितना प्रोवाइड किया जाता है गवर्नमेंट द्वारा, तो ये प्रोवाइड किया जाता है 10 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक, ठीक है। और यही चीज इसमें सेकंड पॉइंट के अंदर बताई गई है। गौरव, तो यहाँ पे आपको चीजें क्लियर है। लोन कितना? 10 लाख से 1 करोड़ है आपका, और किसके लिए? एसटी एससी कम्युनिटी के लिए। और इसको मेन क्या है? आपको एंटरप्रेन्योरशिप को एक तरह से उसको एफर्ट करना, उसको सपोर्ट करना, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन ए कार रिपेयर वर्कशॉप विच ऑफ द फॉलोइंग विल डिफाइन द फ्लो ऑफ वर्क। इसका मतलब है एक वर्कशॉप के अंदर जहां पर रिपेयरिंग का काम होता है, कार की रिपेयरिंग का काम, वहां पर फ्लो ऑफ वर्क को कौन डिफाइन करेगा? जॉब शीट करेगी, इंफॉर्मेशन शीट करेगी, ऑपरेशन शीट करेगी, या फिर डेली डायरी करेगी? तो देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है आपका। देखो कार रिपेयरिंग काम है, तो आपके एक ही कार रिपेयरिंग आपको पर्टिकुलरली यहाँ पे बताया गया है। कार रिपेयरिंग आपसे बस रिपेयरिंग शब्द यहाँ पे मेंटेन नहीं है कि रिपेयरिंग किया जा रहा। आपसे यहाँ पे सीधी सी बात है, वो बोला जा रहा है कि कार रिपेयरिंग के लिए कौन सा चीज को डिफाइन करेगा, उसको कार के फ्लो के लिए, ठीक है। जो चीज वहां पे तैयार होती है, यहाँ पे पर्टिकुलर उसने मेंशन कर दिया। आपका क्या मेंशन कर दिया? कार की रिपेयरिंग। अगर रिपेयरिंग होता तो इसका ऑप्शन आपको अलग देखने को मिल सकता, पर इसने पूरा डिफाइन कर दिया कार रिपेयरिंग वर्कशॉप। तो इसका क्या हो जाएगा? जब आपके सामने जब एक चीज हो, जब एक चीज पर फोकस करते हो, तो हम हमेशा यूज क्या करते हैं? ऑपरेशन शीट यूज करते हैं। जब हमारा मल्टी काम होता है तो हम वहां पे जॉब शीट यूज करते हैं। इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन सी, ऑपरेशन शीट, उसका बिल्कुल सी है। जब हम डेमोस्ट्रेशन प्लान करने जाते हैं ना, तो हमारा एक ही जॉब होता है ना, वहां पे एक ही चीज डिफाइन होता है, जो एक चीज लेके जाते हैं वहां पे, तो हम ऑपरेशन शीट वहां पे यूज करते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पिक द पीपीई टू बी worn बाय स्टूडेंट इन ए केमिस्ट्री लेबोरेटरी। केमिस्ट्री लेबोरेटरी के अंदर स्टूडेंट्स द्वारा पहने जाने वाली पीपीई, जिसे बोलते हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, वो क्या होगा? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से बताइए कौन सा पीपीई स्टूडेंट्स केमिस्ट्री लेबोरेटरी के अंदर पहनेंगे। तो देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन। सबसे पहले आपसे पेपर में ये पूछ लेता है पीपीई का फुल फॉर्म बताना। इसका फुल फॉर्म आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं आपको बता भी देता हूँ। इसका होता है आपका पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। जो आपको पर्सनल प्रोटेक्ट करने के लिए जो आप इक्विपमेंट यूज करते हो, हम उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे आपसे एक तरह से वर्कशॉप के बारे में नहीं पूछ रहा, आपको केमिस्ट्री लेबोरेटरी के बारे में पूछ रहा है। जब केमिस्ट्री लेबोरेटरी में होते हो तो ट्रेनिंग द्वारा क्या चीज वहां पे एक तरह से पहना जाता है। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ बच्चों को जवाब बिल्कुल बिल्कुल सही आ रहा है। किसके साथ जा रहे हैं बच्चे? तो ज्यादातर बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं। पहले तो आपको लैब कोट होता है, ठीक है, आप कोट पहनते हो जो होता है। उसके बाद आप क्या करते हो? आप क्या करते हो? तो आप वहां पे एक तरह से क्या दस्ताने पहनते हैं ना, वहां पे ग्लव्स पहनते हो, तो वहां पे ग्लोव कैप पहन लिया आपके, और फिर वहां पे सन ग्लासेस लगा लेते हो, वहां पे चश्मे लगाते हो। तो ये चीज हम केमिस्ट्री लेबोरेटरी में यूज करते हैं। बाकी जो आपका फूड बियर है और आपका यहाँ पे क्या कहते हैं, ये हार्ड हैंड है, यानी कि तरह से जो आपका हैमलेट होता है आपका, ठीक है, हैमलेट वगैरह तो हम कहाँ पे यूज करते हैं? सिविल डिपार्टमेंट या इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट या वर्क प्लेस होता है जहाँ पे हम वहां पे यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ, चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। तो आपको पहली बात तो आपको पता होना चाहिए पीपीई का फुल फॉर्म क्या होता है। तो फुल फॉर्म क्या है इसका? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हो गया। तो आपको यहाँ पे चीजें क्लियर हो गया। ये रहे आपके भाई, क्या है आपके? ये हो गया आपका कोट हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया आपका? ये आपका लैब कोट हो गया। ये आपके क्या हो गया? ये आपके ग्लासेस, ये आपके ग्लासेस हो गए। और ये आपका क्या हो गया? ये आपके ग्लव्स हो गया,
तो ये चीज हम केमिस्ट्री लेबोरेटरी में हम यूज करते हैं। तो शायद आपको यहाँ पे चीजें क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपका काफी अच्छा है, इसके अंदर आपको मिलाप करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि मैच द फॉलोइंग, इसका मतलब है फॉलोइंग जो ऑप्शंस हैं उनको मैच करो। तो लॉ ऑफ मेमोरी के अंतर्गत आपको पूछा है कि कई सारी चीजें आती हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे लॉ ऑफ कॉन्टिन्यूटी, लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, लॉ ऑफ कंट्रास्ट। तो आपको ये बताना है कि ये जो लॉ ऑफ कॉन्टिन्यूटी है इसके अंतर्गत कौन सा ऑप्शन आएगा, पेन या पेंसिल आएगा, ब्लैक एंड, इसके अलावा क्या है आपका, ब्लैक एंड व्हाइट आएगा या फिर ताजमहल आएगा। ठीक है, इस तरह से आपके पास तीन ऑप्शन दे रखे हैं और तीन ही आपके पास चॉइस है, तो आपको एक तरीके से मिलान करना है। चार ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से बताइए क्या चॉइस है आपकी। तो देखो इस क्वेश्चन को मैंने अच्छे से बताया था आपको। प्रिंसिपल अगर पता है ना आपको, अगर प्रिंसिपल पता है तो आपके सामने कैसे भी क्वेश्चन आ जाए यार, आप आंख बंद करके कर ले जाओगे। तो जो हमारे लॉ ऑफ मेमोरी होते थे, कंटिन्यूटी, जो हमारे यहाँ पे देखो कंटिन्यूटी के बारे में अभी देखेंगे क्या होता है इसका नियम। पहले हम देखते हैं यहाँ पे कौन सा नियम, हम यहाँ पे सबसे पहले नियम देख लेते हैं। यहाँ पे हम कौन सा, तो पहले नियम देखते हैं लॉ ऑफ सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी का नियम क्या कहता है कि एक ऐसा नियम जब हम एक चीज को, दो ऐसी वस्तुएं, दो ऐसे सामान जिनकी प्रॉपर्टी आपकी सेम होती है, जब आप एक को याद करते दूसरा आपके सामने आ जाता है, तो ऐसा क्या होता है आपका, तो ये होता है आपका क्या चीज होता है, ये चीज क्या होता है, पेन और पेंसिल। मैंने आपको बताया था जब आप पेन को याद करोगे पेंसिल आ जाए, क्यों, दोनों की प्रॉपर्टी हमारी सेम होती है, दोनों हमारे लिखने काम करते हैं। आप पेन को याद करोगे तो पेंसिल आ जाएगा। तो सीधी सी बात है, जो दूसरे के क्या आ जाएगा आपका, पी आ जाएगा। दूसरे में देखो पी किस में आ रहा है आपका, तो पी आपका यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, आपके ए में भी आ रहा है और आपके डी में भी आ रहा है। चलो ए को देखते हैं। उसके बाद दूसरा क्या हमारा लॉ ऑफ कंस्टार्ट। इसका मतलब क्या है, मतलब विपरीत का नियम। क्या है विपरीत का नियम, जो आपका कंस्टार्ट, इसका मतलब क्या होता है विपरीत, जस्ट अपोजिट हो, यानी दो ऐसी वस्तुएं जो एक दूसरे की प्रॉपर्टी क्या हो, जस्ट अपोजिट हो, पर एक चीज को जब हम याद करें दूसरी वस्तु हमारे सामने आ जाए, तो क्या होता है ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक अगर अलग होते हैं ना, दोनों विपरीत होते हैं, जस्ट अपोजिट होते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट क्या है, जस्ट अपोजिट है। जब हम एक को याद करेंगे दूसरा हमें याद हो जाता है। तो तीसरे में क्या आ जाएगा हमारे क्यू आ जाएगा। तो तीसरे का हमारे क्यू आ गया। अब देखो लॉ ऑफ कंटिन्यूटी, जब चीजों को बार बार चीजों को करते हो, जो आपको प्रिय होता है ना, जो आपको ज्यादा पसंद होता है, जो चीज आपको ज्यादा पसंद होता है आपको उसको कंटिन्यूटी के साथ करते रहते हैं, टेस्ट आपका बना रहता है। ताजमहल आपको पता है आपको कितना पसंद है भाई, आपको इससे बेहतर कौन जा सकता है, ताजमहल हर किसी को पसंद होता है। तो पहले में क्या आ जाएगा आपका, पहले में आपका आर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो पहले में आपका आर आ गया, दूसरे में आपका पी आ गया, तीसरे में आपका क्यू आ गया। इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, इसका जिसने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर ए उसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब मैंने आपको प्रिंसिपल बता दिया, ऑप्शन बता दिया, तो मुझे लग नहीं रहा कि आप आगे वाले फ्यूचर में गलती करोगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following is not a type of deliberate learning? इसका मतलब है निम्नलिखित चार ऑप्शन में से कौन सा डेलिब्रेट लर्निंग के अंतर्गत नहीं आएगा। रोट लर्निंग, इसका मतलब है रटने वाली लर्निंग। ट्रायल एंड एरर लर्निंग, आप कोशिश करोगे, गलतियां करोगे बट सीखने की कोशिश करोगे। रेशनल, रेशनल का मतलब होता है तार्किक लर्निंग, यानी कि जहां पर आप अपनी बुद्धि का यूज करोगे। इर्रेशनल लर्निंग, इसका मतलब है तर्क वगैरह कुछ नहीं करोगे, बस ऐसे ही जैसे तैसे सीख लिया आपने, उसे बोलते हैं इर्रेशनल लर्निंग। तो डेलिब्रेट लर्निंग के अंतर्गत क्या नहीं आएगा। तो देखो हमारे जो लर्निंग होती है बेसिकली दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से, एक होता है डेलिब्रेटिंग लर्निंग, दूसरा होता है हमारा एक्सीडेंटल लर्निंग। डेलिब्रेटिंग लर्निंग जो आपके सामने है, तो इसका मतलब क्या, पर्पजफुल लर्निंग। क्या, पर्पजफुल लर्निंग। जो हमारा एक्सीडेंटल होता है, आपको नाम से पता, जो चीज एक तरह से ऑब्जर्व करके सीखते हो, एक्सीडेंटली हो जाता है, जो बिल्कुल एक तरह से लॉजिकल नहीं होता, अनलॉजिकल होता है आपका। ठीक है, तो रोड लर्निंग, मैकेनिकल लर्निंग, ये सब हमारे किसके आते हैं, रैशनल लर्निंग, ये सब हमारे डेलिब्रेटिंग के टाइप होते हैं। रोड लर्निंग चीजों को एक तरह से रट्टा मारते हो। ट्रायल एंड एरर थ्योरी क्या कहता है हमारा, चीजों का भी ट्रायल करो गलत होगा, ट्रायल करो गलत होगा, फिर सही आ जाएगा आपको। ठीक है, ट्रायल करते रहो। यानी तो जो ट्रायल एंड एरर थ्योरी थी उसने किस पे फोकस किया था, रटने पे, रोट लर्निंग पे फोकस किया था। तो ये भी हमारा डेलिब्रेटिंग लर्निंग पे ही आएगा। तीसरा क्या है, रैशनल लर्निंग, यानी कि तार्किक लर्निंग, जिसमें आप तार्किक यूज करते हो, तो लॉजिकल यूज करते हो, तो ये भी हमारे डेलिब्रेटिंग लर्निंग का टाइप है। पर इरेशनल लर्निंग यानी तर्कहीन, जो बिना तर्कहीन एक तरह से आप ऐसे सीख जाते हो ऐसे करके, यानी कि एक्सीडेंटल सीख जाते हो, तो ये हमारा किसका टाइप होता है, ये हमारा एक्सीडेंटल लर्निंग का टाइप होता है। इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन डी, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ आपका ऑब्जर्वेशन होता है आपका, और आपके चीजें होते हैं, तो आपके करीब वो किस में आते हैं, एक्सीडेंटल में आते हैं। तो आपको चीजें यहाँ पे क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। The three categories of learning are, लर्निंग की तीन कैटेगरीज होती हैं, नॉलेज, स्किल और तीसरा आपको बताना है, मोटिवेशन होगा
बिहेवियर होगा, एटीट्यूड होगा, या फिर एप्टीट्यूड होगा? सबसे बेस्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। देखो जो हमारे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है उसमें हमारे 3 डोमेन है, वही चीज आपका नॉलेज होता है, स्किल होता है, तीसरा क्या चीज होता है, ठीक है। इसका जिसने जवाब दिया एटीट्यूड, उसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या होता है एटीट्यूड? 3 चीज होता है हमारे, एक तो नॉलेज होता है जिससे बोलते हैं कॉग्निटिव स्किल, दूसरा होता है हमारा अफेक्टिव स्किल, और अफेक्टिव स्किल को क्या बोलते हैं? एटीट्यूड बोलते हैं। तीसरा होता है हमारा साइकोमोटर स्किल, जिससे बोलते हैं हम स्किल बोलते हैं। तो आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। देखो क्लास में क्या होता है, क्लास में तो बच्चे हजारों टाइप के होते हैं, टीचर एक ही सबको पढ़ा रहा है, किसी एक बच्चे के 92 नंबर आ रहे, किसी के 50 भी नंबर नहीं आ रहे। इसका क्या मतलब है? मेन इंपॉर्टेंट किसका होता है? देखो कॉग्निटिव डोमेन। हम मैं यहाँ पे नॉलेज तो मैं आपको दे रहा हूँ, यहाँ पे क्या है, मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ, यहाँ पे आपको चीजों को मैं सिखा रहा हूँ, आप समझ रहे हो, ज्ञान मैंने आपको बता दिया, आप चीजें समझ रहे होगे। पर यहाँ पे क्या आपका अफेक्टिव स्किल, मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? मोटिवेट कर रहा हूँ। जब अफेक्टिव डोमेन आएगा तो आपके फीलिंग, देखो आपके गेस्चर, आपके पोस्चर, आपका इंटरेस्ट, आपके मल्टी सेंसेस में आपको पढ़ा रहा हूं, मुझे क्या पता कि आप अपने मल्टी सेंसेस का यूज कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आप मोटिवेट हो रहे हो नहीं कर रहे हो, आप अपने फीलिंग दिखा रहे हो नहीं दिखा रहे हो, ठीक है। आपका इमोशनल क्या है, आप हम अपने इमोशनल के द्वारा चीजों को तो ऑब्जर्व करते हैं। जब तक हम इमोशनल नहीं होते किसी चीज को समझने के लिए, तो हम इफेक्टिव नहीं होता वो। तो मोटिवेशन का बहुत बड़ा रोल होता है हमारे लर्निंग प्रोसेस में, कि आप किस तरह से मोटिवेट हो रहे हो। मैं आपको वीडियो पे बता रहा हूँ, आप क्या प्रॉपर फोन पे रख के कहीं ऐसा नहीं कहीं और चले गए, प्रॉपर मेरी बात को आप सीख रहे हो। तो एटीट्यूड बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। ये हमारे नॉलेज से रिलेटेड होता है, साइकोमोटर हमारे किससे? प्रैक्टिकल से रिलेटेड होता है, और अफेक्टिव स्किल हमारे मोटिवेशन से रिलेटेड होता है। किससे? हमारे मोटिवेशन से, हमारे इमोशनल से, हमारे एटीट्यूड से, हमारे बिहेवियर से, हमारे गेस्चर से, हमारे पोस्चर से, सब हमारा अफेक्टिव स्किल में ही आता है। किससे रिलेटेड है? हमारा एटीट्यूड से। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका है, द सक्सेसफुल टीचिंग इज नॉट एक्सीडेंटल। टीचिंग इज ए सक्सेसफुल टीचिंग इज नॉट एक्सीडेंटल। इसका मतलब है जो सक्सेसफुल टीचिंग होती है वो एक्सीडेंटल नहीं होती है। वो ऐसा नहीं है कि आपने एक्सीडेंटली उसको अच्छे से कर लिया। इसको क्या करना पड़ता है? डेवलप करना पड़ता है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है कि आप मेरे को बताइए कि जो सक्सेसफुल टीचिंग होगी वो क्या होती है। एक आर्ट होती है, उसके साथ साथ साइंस होती है, या सिर्फ आर्ट होती है, या फिर ए जॉब ऑफ प्रैक्टिस स्किल, यानी कि एक तरीके से जो स्किल है उसको बहुत जबरदस्त तरीके से प्रैक्टिस किया गया है, या फिर एक साइंस होती है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन। देखो हमें पता है कि जो हमारा टीचिंग होता है ये हमारा डेलिब्रेटेड होता है, एक तरह से पर्पसफुल होता है, एक्सीडेंटल नहीं होता। तो क्वेश्चन आपसे बेसिकली यहाँ पे क्या पूछ रहा, और ये तो आपको समझाने के लिए मेंशन है। यहाँ पे बेसिकली आपसे क्या पूछ रहा, टीचिंग इज रियली, जो आपका टीचिंग होता है रियलिटी में होता है क्या है टीचिंग? क्या ये आर्ट और साइंस दोनों होता है? आर्ट बस होता है, प्रैक्टिकल स्किल होता है, साइंस होता है। तो हमें पता है टीचिंग हमारी आर्ट और साइंस दोनों होता है, जिसमें हम टीचर दोनों भी होते हैं। हम भी यहाँ पे हम सीआईटीएस कर रहे हैं, ठीक है। और जो हमारे कॉमर्स वाले होते हैं, सॉरी जो हमारे स्कूल वाले होते हैं, जो आर्ट साइंस वाले होते हैं, बीएड वगैरह करते हैं इसके लिए, ठीक है। तो हमारा जो टीचिंग होता है दोनों होते हैं, आर्ट भी होता है और साइंस भी होता है। जो मैंने आपको साइकोलॉजी पढ़ाया था अच्छे से इसके बारे में एक्सप्लेन किया था। इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन है उसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पर बहुत सही क्वेश्चन है, ठीक है प्रेम सर। माइक्रो टीचिंग डेवलप्ड बाय। माइक्रो टीचिंग किसके द्वारा डेवलप की गई? डॉट डब्ल्यू एलन एंड हिज कलीग्स, एलिन जिल ग्रेट, थैम्प थिन, या फिर पीटर रीड। जल्दी से बताइए कि माइक्रो टीचिंग किस एजुकेशनलिस्ट द्वारा डेवलप की गई? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। माइक्रो टीचिंग का डेवलप किसने किया था? ड्वाइट डब्ल्यू एलिड ने किया था। आपको दिनेश सर ने उस दिन अच्छे से भी बताया था, आपको चीजें एक चीज क्लियर किया था, और उनके कॉलेजेस ने में हुआ था, उनके कॉलेजेस में ही। और आपके ड्वाइट वी डब्ल्यू एलिन ही थे जिन्होंने डेवलप किया था। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ करीब 100% बच्चों का जवाब बिल्कुल सही है। किसके साथ जा रहे हैं? तो ज्यादातर बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं। किसने किया था? ड्वाइट डब्ल्यू एलिन ने किया था, उनके कॉलेजेस ने ही किया था उनके, ठीक है। इसका जिसने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रेम सर यहाँ थोड़ा सा आपको इनके बारे में बताने वाले हैं, फिर हम आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये इनका डायग्राम है। ये है आपके, कौन है आपके? ये है आपके डॉक्टर ड्वाइट डब्ल्यू एलेन। क्लियर है? आगे चलते हैं। अगले यहाँ पे प्रेम सर आपको बताएंगे, ठीक है प्रेम सर। माइक्रो टीचिंग वॉज इन्वेंटेड इन मिड 1960। इसका मतलब है ये जो माइक्रो टीचिंग का जो आविष्कार हुआ ये कहाँ पर हुआ? अमेरिका में हुआ। अमेरिका में किस जगह हुआ? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में हुआ। कब हुआ? 1960 में हुआ। किसने किया? डॉक्टर ड्वाइट डब्ल्यू एलन ने किया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये सब पता चल गया।
और इन्होंने ये कहा कि सब्सिक्वेंटली बीन यूज्ड टू डेवलप एजुकेटर इन ऑल फॉर्म ऑफ एजुकेशन। इसका मतलब है कि इन्होंने जो ये माइक्रो टीचिंग का इन्वेंशन किया, ठीक है, इसको पूरी दुनिया ने अपनाया और इसको एजुकेशन के हर फॉर्म में कोशिश किया गया अप्लाई करने की। इन माइक्रो टीचिंग सेशन टीचिंग विल बी डन फॉर स्मॉल नंबर ऑफ लर्नर्स। इसका मतलब है इसके अंदर माइक्रो टीचिंग के अंदर एक प्रकार से स्केल डाउन प्रोसेस होता है जिसके अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या फिर लर्नर कितने होते हैं, 4 से 5 के आसपास हो सकते हैं। और शॉर्ट ड्यूरेशन, कितना ड्यूरेशन, शॉर्ट ड्यूरेशन कितना, लगभग लेस देन 20 मिनट्स, यानी कि 20 मिनट से कम टाइम के लिए पढ़ाएगा। एक टीचर हो सकता है, एक स्टूडेंट हो सकता है। इट मे बी रिकॉर्डेड ऑन वीडियो। इसका मतलब है कि ये जो आप पढ़ा रहा है, टीचर जो पढ़ा रहा है, इसको रिकॉर्ड किया जा सकता है, ठीक है। तो ये होता है आपका माइक्रो टीचिंग। तो आपको क्लियर हो गया और ट्रेनिंग इसमें 3 से 5 होता है, टाइम होता है लेस देन 20 मिनट, ठीक है। और आपके पूरे सिस्टम को रिकॉर्ड वहां पे किया जाता है। रिकॉर्ड पे यहाँ बेसिकली फोकस किया जाता है क्योंकि आप अपनी कमी को वहां पकड़ सको, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 मिनट एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिया आपको समझाने के लिए, तो आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। प्रेम सर, तो यहाँ पर आपके सामने लास्ट क्वेश्चन आ रहा है, बहुत ही जहर क्वेश्चन, बाउंसर एकदम। डीएसएल का क्या मतलब होता है? तो जल्दी से बताइए। सीएसए वाले भी हमारे साथ काफी सारे स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं। तो डीएसएल का मतलब क्या होता है? तो ये चार ऑप्शन आपके सामने। बहुत सिंपल क्वेश्चन आपका, ठीक है। ये अगर आपको पता हो तो 2017 के पेपर में क्वेश्चन आपका आया था, उसी को थोड़ा सा मैंने इसको अलग कर दिया है, ठीक है। वो भी क्वेश्चन मैंने लिया है 51 पे क्वेश्चन में, एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिया है मैंने। तो यहाँ पे देख रहा हूँ बच्चों को, ज्यादातर बच्चों को जवाब सही आ रहा है। किसके साथ जा रहा है? डिजिटल, ठीक है, सब्सक्राइबर लाइन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहा है। इसका जिसने भी जवाब दिया ऑप्शन ए, सॉरी ऑप्शन डी, क्या चीज हो जाएगा इसका? डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। आपका सब्सक्रिप्शन नहीं होता, सब्सक्राइबर होता है। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, जिसने इसका जवाब दिया ऑप्शन नंबर डी, उसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रेम सर यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत बताएंगे इसके बारे में, फिर हम आगे बढ़ते हैं। प्रेम सर, तो सामने आपको चित्र में दिख रहा है, इमेज आपके सामने है। डीएसएल का मतलब होगा डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन जिसे आप क्या बोलते हो, इसको आप बोल सकते हो डिजिटल सब्सक्राइबर लूप, ठीक है। इट इज अ फैमिली ऑफ टेक्नोलॉजीज। इसका मतलब है इसके अंदर वो टेक्नोलॉजीज आती हैं दैट आर यूज्ड टू ट्रांसमिट डिजिटल डाटा ओवर टेलीफोन लाइंस। इसका मतलब है जो डिजिटल डाटा है उसको टेलीफोन लाइन पर ट्रांसमिट करना इसके अंतर्गत आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ठीक है। तो जैसे हमारी ऑप्टिकल फाइबर केबल्स होती है, वो भी क्या कर रहा है, आपका जो डिजिटल डाटा है उसको आप टेलीफोन, एक तरीके से लाइंस होती है, उनके थ्रू ट्रांसफर करते हो। इसी प्रकार से ये होता है आपका डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। तो यहाँ पे आपको एक चीज क्लियर हो गया कि जो हमारे क्या होता है, डीएसएल होता है, ठीक है, यानी डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होता है। क्या करता है हमारे ये डिजिटल डाटा को, ठीक है, किसमें भेजता है हमारे ये डिजिटल डाटा को टेलीफोन लाइन में क्या करता है, ट्रांसमिट करता है, ठीक है। टेलीफोन लाइन में हमारे लैपटॉप वगैरह में आपने देखा होगा जो चार्जिंग के बगल में बटन होता है, उसके अंदर भी हम एक जो केबल लगाते हैं हमारे, वो इसमें एक डिजिटल हमारा मॉडेम आता है, ठीक है। एस डीएसएल आता है करके, आपको अच्छे से बताऊंगा उसके बारे में, ठीक है। पर आज की इतना ही है। देखो अभी अगला क्वेश्चन क्या है, 2017 के पेपर में आया तो हमने एक्स्ट्रा लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता चल गया जो डिजिटल डाटा को क्या करता है, टेलीफोन लाइन में ट्रांसमिट कौन करता है, डीएसएल करते हैं, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। इसी पे आधारित तो क्वेश्चन है, चलो देख लेते हैं ये क्वेश्चन और इसके बाद हम कल आपसे मिलेंगे। प्रेम सर, तो लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इंटरनेट एक्सेस बाय ट्रांसमिटिंग डिजिटल डाटा ओवर द वायर्स ऑफ ए लोकल टेलीफोन नेटवर्क इज प्रोवाइडेड बाय। यहाँ पर बात हो रही है कि जो डिजिटल डाटा है वो लोकल टेलीफोन वायर्स है उनके थ्रू ट्रांसमिट हो रहा है। इसे आप क्या कहेंगे? जो मैं पहले बोल रहा था कि वो जो ऑप्टिकल फाइबर केबल वगैरह वो अलग चीज होती है, ये अलग चीज है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका डिजिटल डाटा है वो टेलीफोन लाइंस के थ्रू ट्रांसमिट हो रहा है, जैसा कि हम कुछ समय पहले तक यूज कर रहे थे उस टेक्नोलॉजी को ज्यादा, ठीक है। आज की डेट में तो हम क्या है, वायरलेस वगैरह का ज्यादा यूज कर रहे हैं। तो इसे आप क्या कहोगे, लीज लाइन, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, या फिर डिजिटल सिग्नल लाइन, या फिर नन ऑफ दीज? तो यहाँ पे देखो ये तो क्वेश्चन है, यहाँ पे डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन क्या करते हैं, एक फैमिली होती है टेक्नोलॉजी को, जो क्या यूज करते हैं, डिजिटल डाटा को ओवर टेलीफोन लाइन में क्या करते हैं, इसको ट्रांसमिट करने का काम करते हैं। तो बिल्कुल वही क्वेश्चन है आपका कि आपके जो लोकल टेलीफोन नेटवर्क होते हैं, हम इसको डिजिटल डाटा को ट्रांसमिशन किया जाता है, किसके थ्रू करते हैं, तो ये आपका डीएसएल। तो आपको फुल फॉर्म भी पूछ लगता है कभी आपको इसका, एक तरह से क्या कहते हैं इसका, आपके
इसका जो कहते हैं उत्तर दे के आपका एक तरह से इसका डेफिनेशन दे के आपको इसका फुल फॉर्म पूछ लेगा, आपको इसके बारे में पूछ लेगा। तो क्वेश्चन आपको कुछ भी हो सकते हैं, फुल फॉर्म पूछ सकता है, आपको डेफिनेशन देके उसके बारे में पूछ सकता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन नंबर बी यानी कि डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, उसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। जिसको जिसको अच्छा लगा वो लाइक कर दे, जिसको लाइक अच्छा नहीं लगा और डिसलाइक भी कर सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जिसने भी डिसलाइक कर सकता है, जिसको अच्छा नहीं लगा, और जिसको अच्छा लगा वो लाइक कर सकता है, ठीक है। और अपना फीडबैक जरूर दे के जाए यहाँ पे। और आप काम करो यार, आते आप इसको लाइक कर दिया करो सबसे पहले तो, और आते इसको क्या करो, एक तरह से शेयर कर दिया करो, ठीक है। आते शेयर कर दो और लाइक कर दिया करो। प्रियंक सर अभी आपको कुछ बताएंगे, फिर हम आपसे कल मिलते हैं। तो जाते जाते मैं आपको एक छोटी सी कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगा जो आपको काफी अच्छी लगेंगी। मैं रोया परदेश में भीगा माँ का प्यार, मैं रोया परदेश में भीगा माँ का प्यार, दुख ने दुख से बात की बिन चिट्ठी बिन तार, छोटा करके देखिए जीवन का विस्तार, आंखों भर आकाश है बाहों भर संसार, लेके तन के नाप को घूमे बस्ती गांव, हर चादर के घेर से बाहर निकले पांव, सबकी पूजा एक सी अलग अलग है रीत, मस्जिद जाए मौलवी कोयल गाए गीत, पूजा घर में मूर्ति मीरा के संग श्याम, जिसकी जितनी चाकरी उसके उतने दाम, नदियां सींचे खेत को तोता कुतरे आम, सूरज ठेकेदार सा सबको बांटे काम, सातों दिन भगवान के क्या मंगल क्या पीर, जिस दिन सोए देर तक भूखा रहे फकीर, अच्छी संगत बैठकर संगी बदले रूप, जैसे मिलकर आम से मीठी हो गई धूप, चाहे गीता बाँचिए या पढ़िए कुरान, मेरा तेरा प्यार ही हर पुस्तक का ज्ञान, चाहे गीता बाँचिए या पढ़िए कुरान, मेरा तेरा प्यार ही हर पुस्तक का ज्ञान। थैंक यू सो मच। तो आज के लिए इतना रखते हैं। जितने अभी तक लाइक नहीं किया फटाफट लाइक कर दो, शेयर कर दो, ठीक। और अपना फीडबैक जरूर देके जाना। यहाँ पे जैसे मीटिंग दी एंड होगी, आप अपना फीडबैक देना और सारे के सारे फीडबैक देना। आपको जितने भी लोग कनेक्टेड है 40-45 के करीब, सबके सब फीडबैक देंगे और जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत। रैंक में क्या रखा है? जीवन का असली आधार तो प्रेम है ना।